नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिंह आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के लिस्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग वो पार्ट होता है जब हम किसी भी सब्जेक्ट के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उसे हम लिस्टिंग बोलते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये इनिशिएटिव है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कन्वेंशनल जो थियरीज़ हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो चाहे एंशियंट हो, मेडावल हो या मॉडर्न हो, अगर उसको नहीं पढ़ा हुआ है, कन्वेंशनल बुक्स या हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर जो पापा वीडियोस मेडावल, एंशियंट और मॉडर्न के बने हुए हैं, उनको नहीं देखा है और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की है, तो पहले उनको कर लीजिए और उसके बाद ही ये लिस्टिंग वीडियो को देखिएगा। उससे ये होगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको ईजिली ग्रैप्स कर पाएंगे आप। उसको मेमोराइज करने में, मगअप करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। फिर एक इन्फॉर्मेशन और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पेड ग्रुप से रिलेटेड। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। प्लस हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कुछ फ्री इनिशिएटिव भी चलते हैं जिनके थ्रू आप फ्री डेली क्विज़ वगैरह जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, खास करके हमारे यूपी के एग्ज़ाम के लिए, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी वेरियस टाइप के इन्फॉर्मेशन जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या स्टैटिक जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले हम एंशियंट इंडिया डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मेडावल पे चलेंगे और फिर मॉडर्न पे चलेंगे। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा आपको। देखिए, इनमें इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये करीब 4-5 घंटे का वीडियो होगा और इसमें बहुत सी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और सारे रिलेवेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार ये वीडियो देखने से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आप एग्ज़ाम में जाके सभी चीज़ें कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इसको पूरी तरीके से मगअप करने के लिए आपको ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी होगी। अभी जब अपलोड हो रही है तब ये देख लें, उसके बाद बीच में एक बार देख लें और एक एग्ज़ाम टाइम में इसका रिवीजन कर लें। तो कम से कम अगर आप 3 बार करते हैं तो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस को रिटेन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और उनके डेट्स वगैरह दिए हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको खोजा गया था 4700 ईयर्स पहले। अब एक मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं तो हमारा जो अर्थ है वो बनना शुरू हुआ था 4.6 बिलियंस ईयर पहले, ठीक है। उसको हम लोग बोलते थे प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा 4.6 बिलियन से लेके 550 मिलियन ईयर्स तक चला था। इसमें अर्थ जो है अपने संपूर्ण स्थिति में जैसे हम आज देखते हैं उस तरीके से डेवलप हुआ था। फिर उसके बाद आया कैम्ब्रियन एरा। कैम्ब्रियन एरा जो है 550 मिलियन ईयर्स से लेके 50 मिलियन ईयर के आसपास तक चला था। तो इसी तरीके से अगर हम टाइम पीरियड को डिवाइड करें तो आज से 4700 साल पहले, यानी करीब 2700 बीसी में पहली सिटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो डिस्कवर की गई थी। फिर उसके बाद सिटीज़ ऑफ गंगा वैली और किंगडम ऑफ जो मगधा था उसको डिस्कवर किया गया 2500 ईयर्स एगो, यानी करीब आज से 2000 साल ऐसे घटा दीजिए और 500 साल पहले यानी 500 बीसी के आसपास मगधा किंगडम को डिस्कवर किया गया था और गंगा वैली के किनारे जो सिटीज़ हैं उनको डिस्कवर किया गया था। फिर उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट है 2500 से 1750 बीसी। 2500 कहीं कहीं बुक्स में 2700 बीसी भी लिखा हुआ होता है। कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा हुआ 1500 से 1000 बीसी के बीच में। पोस्ट वैदिक पीरियड, ये वैदिक पीरियड था जिसमें कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा हुआ। उसके बाद आया पोस्ट वैदिक पीरियड, ये 1000 से 600 बीसी तक चला। हरेका डायनेस्टी जो है वो फाउंड हुई 544 से 412 बीसी के बीच में रही है। नंदा डायनेस्टी 344 से 323 बीसी के बीच में। मौर्यन डायनेस्टी 323 से 184 बीसी के बीच में। फिर उसके बाद सुंग डायनेस्टी 184 से 775 बीसी के बीच में रही, ठीक है। आगे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन द महाजनपदाज एंड गंगेटिक प्लेन एंड द इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मतलब जो सिटीज़ हैं महाजनपदाज की, उनका डेवलपमेंट जो हुआ गंगेटिक प्लेन के साइड्स में, और जो इवोल्यूशन है उपनिषदा का, जैनिज्म रिलीजन का, बुद्धिज्म रिलीजन का, वो करीब 500 बीसी के अराउंड हुआ था। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, वो 327 से 325 बीसी के आसपास हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किंग बने थे 321 बीसी में।
अशोका का जो शासन था वो 772 या कहीं कहीं 768 बीसी भी मिलता है, और उस समय से लेके 231 बीसी तक था। कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर ये करीब 6 साल तक का पीरियड रहा, 300 बीसी से लेके 300 एडी तक का। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया पहले ही आपको, 2500 या 2700 बीसी से लेके 1800 बीसी तक। गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 563 बीसी में। महावीरा का जन्म हुआ था 540 बीसी में। अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था 327 या 326 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य का कोरोनेशन हुआ था, और वो हुआ था 313 बीसी में। और इनका कोरोनेशन जो हुआ था, राज्यभिषेक, वो जैन ट्रेडिशन में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है कई बार। सेल्यूकस डिफीट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 बीसी में। फिर उसके बाद कलिंगा की विक्ट्री हुई, अशोका ने किया, ये 261 बीसी के पास। फिर विक्रम संवत की स्टार्टिंग हुई 58 बीसी में। साका संवत की स्टार्टिंग हुई 78 बीसी में, जिसको कनिष्का ने स्टार्ट किया था। कनिष्का का रेंज जो था 78 एडी से लेके 100 एडी तक था, और कनिष्का ने जब अपना राज्याभिषेक कराया था, कोरोनेशन कराया था, उसी ईयर से हम साका एरा की स्टार्टिंग को मानते हैं। गुप्ता एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हुआ 320 एडी के आसपास। कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर इन द काउंसिल ऑफ वल्लभी वो हुआ 512 या कहीं कहीं 521 भी देखने को मिलता है एडी में, ठीक है। और ये कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर तो हुआ था 512 521 में, लेकिन ये कहाँ हुआ था, ये काउंसिल कंडक्ट की गई थी, वल्लभी नाम का एक शहर है बिहार में, वहाँ पे। फिर हर्षवर्धन का जो रेन रहा शासनकाल, वो 606 से 647 एडी तक। चाइनीज ट्रेवलर जो था हानसेन, वो आया 630 से 643 एडी के आसपास। पुलकेशिन सेकेंड, इसका जो कार्यकाल रहा वो 609 से 642 एडी तक। पहला अरब इन्वेजन 712 एडी में हुआ। अब आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, पहला अरब इन्वेजन किसने किया था और किस रूरल को डिफीट किया था उसने। कोरोनेशन ऑफ भोज राजा ऑफ कन्नौज का जो रूलर था भोज राजा, उसका कोरोनेशन हुआ 883 एडी में। फिर उसके बाद कोरोनेशन ऑफ चोला राजा जो था, जिसका नाम राज राजा था, वो 985 एडी में हुआ। चोला एम्पायर आपको पता है करीब ये मौर्य के बाद से स्टार्ट हुआ था, अर्ली चोलास बोलते हैं उनको। वो करीब चले, चोला का एम्पायर 300 बीसी से लेके 1300 एडी तक चला था, ठीक है। और वो पहले अर्ली चोला हुआ करते थे, उसके बाद पोस्ट चोला हुए। अर्ली चोला जो थे वो 300 बीसी से लेके 800 एडी तक हुए। उनका कोई साक्ष्य मिलता नहीं है, तो हम नॉर्मली जो चोलास पीरियड कैलकुलेट करते हैं वो 900 एडी से लेके 1300 एडी तक कैलकुलेट करते हैं। तो जो पोस्ट चोला थे उसका एक राजा था, उसका कोरोनेशन हुआ था 985 में, जिसका नाम था राज राजा। कोरोनेशन ऑफ सुल्तान महमूद गजनी, ये 998 में हुआ था, और कोरोनेशन के बाद से इसने जो सोमनाथ वगैरह पे कई बार आक्रमण किया उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। गुप्ता डायनेस्टी 275 से 550 एडी के बीच में रही। नागभट्टा, इसका रेन रहा, इसका शासनकाल रहा 730 से 756 एडी तक। नागभट्टा सेकेंड का 830 से 833 एडी तक। फिर व्रज राजा, व्रज राजा जो था उसका शासनकाल 775 से 800 एडी तक। महेंद्रपाला, महेंद्रपाला का शासनकाल 885 से 910 एडी तक। महीपाला, महीपाला का शासनकाल 912 से 944 एडी तक। ये देखिए महेंद्रपाला महीपाला, इसे पाला लगा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पाला डायनेस्टी के थे। ये पाला डायनेस्टी के नहीं थे, ये गुज्जर प्रतिहारस थे, ठीक है। पाला डायनेस्टी के फाउंडर गोपाला थे, फिर देवपाला आए, धर्मपाला आए, ऐसे थे। महेंद्रपाला महीपाला ये गुज्जर प्रतिहारस थे। लक्ष्मण सेना, ये 1178 से 1206 एडी तक इसका शासनकाल रहा। ये लक्ष्मण सेना वही वेस्ट बंगाल वाला। फिर मिहिर भोज, ये भोज राजा थे, ये 836 से 845 एडी तक। देवपाला और धर्मपाला, ये पाला डायनेस्टी से थे। देवपाला का रेंज जो था वो 810 से 850 तक था। धर्मपाला का रेंज 770 से 810 एडी तक था। फिर उसके बाद कुछ पीरियड, आर्कोलॉजिकल पीरियड देख लेते हैं इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में। 2 मिलियन ईयर पहले लोअर पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुई थी। तो अब देखिए हमारा जो आर्कोलॉजिकल एज रहा है वो पहले पैलियोलिथिक से स्टार्ट हुआ, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक आया। तो पैलियोलिथिक में भी 3 पार्ट्स हैं, एक लोअर पैलियोलिथिक, एक मिडिल पैलियोलिथिक जिसको मेसो पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, और एक अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक 200 मिलियन ईयर बिफोर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक 80,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और अपर पैलियोलिथिक 35,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। फिर मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ 12,000 साल पहले। नियोलिथिक स्टार्ट हुआ 10,000 साल पहले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। देखिए पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और इसको स्टोन यूज
किस हिसाब से किया गया, उसका किस तरीके से यूटिलिटी को क्रिएट किया गया, इस हिसाब से इस एज को डिवाइड किया गया है। तो पैलियोलिथिक जो एज था पूरा लोअर, मिडिल और अपर, इसमें जो स्टोन का यूज़ हुआ वो बहुत ही नॉर्मल काम के लिए, जैसे आग वगैरह जलाने के लिए या और भी हंटिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होता था। मेसोलिथिक आते आते स्टोन जो है शार्प हो गए थोड़े से, प्राइमरली उनका यूज़ हंटिंग वगैरह के लिए होने लगा। और नियोलिथिक आते आते स्टोन्स की जो धार है वो बहुत तेज हो गई और वो नुकीली हो गई। तो इस हिसाब से हमने ये एज को डिवाइड किया हुआ है। और नियोलिथिक ही वो एज था जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह और पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी जो है वो डेवलप हुई। तो उसमें भी पत्थर का यूज, वो शार्प नुकीले पत्थरों का यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर और पेस्टोलिस्ट के द्वारा। फिर 6000 एडी के आसपास, 6000 सॉरी बीसी के आसपास चाल्कोलिथिक पीरियड डेवलप हुआ। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, और इस समय कॉपर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। फिर 2600, 2700 या 2500 बीसी के पास हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। मैंने बताया आपको 1000 बीसी के पास अर्ली आयरन एज डेवलप हुआ। आयरन एज का मतलब 1000 बीसी के समय आयरन की खोज हो गई थी और लोग आयरन का इस्तेमाल करने लगे थे। बहुत ही ब्रॉड लेवल पे नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग हो गई थी। और इस समय मेगालिथिक बरियल भी मिलता है। मेगालिथिक बरियल का मतलब बड़े बड़े जो मुर्दे हैं उनको गाड़ दिए जाते थे और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। ये ट्रेडिशन इवॉल्व हुआ 1000 बीसी के आसपास। फिर 600 बीसी से 400 बीसी के आसपास अर्ली हिस्ट्री को हम पीरियड मानते हैं। अब देखिए, एक डिस्क्लेमर यहाँ दिया हुआ है कि जितने भी डेट्स वगैरह हैं वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप एकदम ये समझ के मत चलिएगा कि ये डेट जो दिया हुआ है वो एग्जैक्ट है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बताया, तो पहले आपने देखा होगा 2500 लिखा है, कहीं 2700 बीसी लिखा है, कहीं यहाँ पे 2600 बीसी लिखा है। तो एक ऑन एन एवरेज हम उसके आगे पीछे 100 साल 200 साल आगे पीछे करके लेते हैं इसको। फिर उसके बाद मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कोलॉजी, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या आर्कोलॉजी में डेवलप हुए हड़प्पन साइड में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार रिपोर्ट किया कि हड़प्पन सील के बारे में। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1861 में इस्टेब्लिश हुई थी ये। और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। और इन्होंने हड़प्पन सील को खोजा था 1875 के आसपास। फिर एम एस वत्स ने स्टार्ट किया एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा को खोदना शुरू किया गया एम एस वत्स के द्वारा, और ये 1921 में शुरू हुआ। फिर एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदारो शुरू हुआ 1925 में। आर ई एम व्हीलर ने हड़प्पा का एक्सकावेशन स्टार्ट किया 1946 में। फिर एस आर राव ने लोथल का एक्सकावेशन स्टार्ट किया 1955 में। फिर बी बी लाल बी के ठाकुर ने एक्सकावेशन स्टार्ट किया कालीबंगन का। कालीबंगन राजस्थान में एक साइट है। कालीबंगन से आप हिंदी को अगर इसके संपूरक माने तो काली और बंगन का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स। तो ब्लैक बेंगल्स वहाँ से मिले थे, इसलिए इस साइट का नाम कालीबंगन रखा गया। इसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था 1960 में। फिर एम आर मुगल ने अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया भावालपुर में 1974 में। फिर एक जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने मोहनजोदारो का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था 1980 में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि एक साइड के कई एक्सकावेटर हुए हैं। जैसे हड़प्पा का मैं देखूँ तो यहाँ पे एम एस वत्स हुए हैं, फिर उसके बाद आर एम व्हीलर हुए हैं। तो आपको एक अगर डेट नहीं भी याद होता है, देखिए बहुत से डेट दिए हुए हैं और सारे याद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप इन डेट्स का इस्तेमाल मगअप करने के लिए नहीं करिए, इनको कोरिलेट करिए एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन को। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा का जो है एक्सकावेशन एम एस वत्स ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद आया व्हीलर। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए, पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया। तो एक आइडिया आपको मिलेगा अगर आप डेट को ध्यान में रखेंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 1986 में हुआ, अमेरिकन टीम ने एक्सकावेशन स्टार्ट किया हड़प्पा का। देखिए अभी हड़प्पा में की खुदाई के लिए तीसरी टीम आ गई। फिर 1990 में आर एस विस्त ने स्टार्ट किया धोलावीरा का एक्सकावेशन। धोलावीरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात में, उसके बारे में आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। 1500 से 1000 बीसी के बीच में कुछ वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड था जिसके बारे में मैंने बताया। ये रिलीजियस डेवलपमेंट जो हुए हमारे एंशियंट इंडिया में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। 1000 से 500 के बीच में लेटर वैदिक पीरियड हुए। 6th सेंचुरी में उपनिषदा जैनिज्म बुद्धिज्म आया, यानी 500 बीसी के आसपास। इसके बारे में भी मैंने बताया था। पहला स्तूपा जो बनाया गया वो 3rd सेंचुरी में बनाया गया। पहला स्तूपा कौन है? देखिए पहला स्तूपा ये है सांची स्तूपा। इसको बनवाया था हमारे अशोका द ग्रेट ने, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद 2nd बीसी में
सेकेंड बीसी में महायाना बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हुआ, वैष्णविज्म का डेवलपमेंट हुआ, शैविज्म का डेवलपमेंट हुआ और गॉडेस कल्ट डेवलप हुआ है। यानी सेकेंड बीसी के आसपास हमारा जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। शंकराचार्य जी द्वारा इसके जनक माने जाते थे और उन्होंने स्टार्ट करा था इसको। फिर अर्लीस्ट टेम्पल बनाए गए कब? थर्ड सेंचुरी बीसी में। अब देखिए, अर्लीस्ट टेम्पल का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो ये थर्ड सेंचुरी बीसी, ये अशोका और ये मौर्यन पीरियड का टाइम है। तो इस समय जो टेम्पल्स बनाए जाते थे ना, ये रॉक कट टेम्पल्स होते थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पत्थर लाया उसको सीमेंट वगैरह लगा के जोड़ा, ऐसा नहीं था। रॉक होते थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, उनको काट करके टेम्पल बनाया जाता था, विहारा वगैरह डेवलप किया जाता था। तो ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ थर्ड सेंचुरी बीसी में। प्रॉपर टेम्पल, स्ट्रक्चरल टेम्पल की जो शुरुआत हुई वो गुप्ता पीरियड से हुई। यानी वहाँ पे ईंटें और पत्थरों को जोड़ जोड़ के सीमेंट वगैरह से बनाया जाने लगा, वो गुप्ता पीरियड से। उसको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बोलते हैं। उसके पहले जो टेम्पल बनते थे वो पत्थरों को काट के रॉक कट टेम्पल बोलते थे उनको। फिर मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। 600 से 500 बीसी तक पैडी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया, मतलब उसकी चावल की खेती स्टार्ट हो गई। अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया गंगा वैली में। महाजनपदा आ गए, पंचमार्क कॉइन आया, महाजनपदास ने चलाया। 500 से 400 बीसी के आसपास मगधा रूलर जो हैं वो कंसोलिडेट किया अपना पावर को। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अगर मैं चाहूँ तो सारे जो इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं वो आपको एज इट इज़ पढ़ाते चलूँ पीडीएफ में, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हर बार इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी इंगेजमेंट बनी रहे और भी ये वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। और जो भी मेरे पास है नॉलेज, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा सकूँ। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, अंगुत्तर निकाय उसको बोलते हैं। उसमें इन पहली बार इंफॉर्मेशन दी गई थी 16 महाजनपदास के बारे में। टोटल 16 महाजनपदास थे। उसमें एक नाम जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो है मगधा का। अब मगधा को ये बोला जाता है कि सबसे प्रॉस्पेरस महाजनपदा था ये, जितने महाजनपदा थे उसमें। ऐसा क्यों था? इसका बहुत ही बड़ा दो तीन रीज़न है। एक तो ये कि महाजन जो मगधा का लोकेशन है वो आप देखिए, वो पूरा बिहार जो है, हाफ ऑफ बिहार कवर किया हुआ है। पटना पाटलिपुत्र जिसको पहले बोलते थे, उसकी राजधानी हुआ करती थी। अब वो जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे कई रिवर्स का संगम है। गंगा है, सोन है, कोसी है, घाघरा है, गंडक है। तो ये सब रिवर्स का संगम होने की वजह से इनको बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एज मिलता था अगल बगल के इलाकों के कंपैरिजन में। जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था लैंड से तो करते ही थे, पानी के थ्रू भी इनका ट्रांसपोर्टेशन होता था। हथियारों को या सैनिकों को पानी के थ्रू भी कहीं जगह, किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। प्लस ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के अराउंड पड़ता था इनका जो है राज्य। और आपने देखा था कि 1000 बीसी के आसपास आयरन की खोज हो गई थी और आयरन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। तो ये पीरियड तो 500 से 400 बीसी के आसपास है। यानी आयरन के इस्तेमाल में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा। तो इन्होंने आयरन को वहाँ से निकाला और छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन रिच मिनरल्स हैं काफ़ी, और भी बहुत से मिनरल्स हैं। तो आयरन को निकाला और बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। उनके पास नए नए अच्छे कंसोलिडेटेड हथियार आ गए थे उस वक्त, जिसके यूज़ से इन्होंने अगल बगल की जो छोटी मोटी रेबेलियंस थे या छोटे मोटे एम्पायर्स या जनपदास उभर रहे थे उनको दबाया, और ये अपने आप को बहुत ही मजबूती से वहाँ कंसोलिडेट किए हुए थे कई सालों तक। तो ये रीज़न था मगधा के बहुत ही बड़े महाजनपदा होने का। फिर उसके बाद 327 से 325 तक अलेक्जेंडर का जो है इन्वेजन होता है। मकदुनिया से आया हुआ था ये, और ये पोरस को हराता है। फिर उसके बाद मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जो एक्सेशन हुआ 321 बीसी में हुआ। अशोका का रेन रहा 272 से 268, 231 बीसी तक, या 268 से 231 बीसी तक। डिस्प्यूटेड है ये, 272 कहीं कहीं किसी बुक में लिखता है और 268 किसी बुक में लिखता है। फिर मौर्यन एम्पायर का जो एंड है वो 185 बीसी में हो गया। 200 से लेकर 100 बीसी तक जो नॉर्थ वेस्ट से इंडो ग्रीक थे उन्होंने आक्रमण किया और साम्राज्य फैलाना शुरू किया इंडिया में, हालांकि ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। फिर उसके बाद चोला चेरा पांड्या भी इसी टाइम में, जो सदर्न एम्पायर्स हैं वो इवॉल्व हुए। डेक्कन में सातवाहना इवॉल्व हुए। 100 बीसी से लेकर 200 एडी तक साका रूलर जो थे सेंट्रल एशिया से, वो नॉर्थ वेस्ट में आए और ट्रेड वगैरह इस्टेब्लिश हुआ रोमन के साथ, रोमन सिविलाइजेशन के साथ। हम जो मेनली सदर्न एम्पायर्स थे हमारे, जैसे चोला चेरा पांड्या, इनका ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में गोल्ड वहाँ से इंडिया में आता था। यही रीज़न है कि आज के समय में भी हमारे सदर्न इंडिया के जो टेम्पल हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड पाया जाता है जब उनकी खुदाई वगैरह होती है। तो फिर 78 में कनिष्का का एक्सेशन हुआ और यहीं से साका एरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 100 से 200 एडी तक जो है
अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट बाय सातवाहना एंड साका रूलर। अब आपको पता है लैंड ग्रांट जो है सातवाहना जो डायनेस्टी थी इन्होंने बहुत ही ह्यूज अमाउंट में किया। मेरे ख्याल से एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सातवाहना एम्पायर ही ऐसा था जिन्होंने बहुत ही हायर लेवल पर जाकर लैंड ग्रांट किया था ब्राह्मणों को, अपने जो अपनी एम्पायर है उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और साका रूलर ने भी यही किया। तो ये पीरियड था 100 से 100 200 एडी तक। फिर 320 एडी में गुप्ता एम्पायर की स्टार्टिंग हुई। फिर 325 से 335 से 375 एडी तक समुद्रगुप्ता रहा। 375 से 415 तक चंद्रगुप्ता सेकंड रहा। वकाटका एम्पायर रहा। चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था मैट्रिमोनियल रिलेशन बना के। इसके बारे में अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हमारे पापा वीडियोस है उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप उसको जरूर पढ़िए अगर थियोरी को अच्छे से समझना है तो। फिर उसके बाद 500 से 600 एडी तक चालुक्य जो थे, चालुक्य और बादामी बोलते हैं इनको, राइज हुआ इनका कर्नाटका में, और पल्लवा का राइज हुआ तमिलनाडु में। 600 से 647 एडी तक हर्षवर्धना जो है ये रूलर रहे कन्नौज के। और चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो था हान सेंग, ये आया बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च में, और कुछ इसने बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे। ये हर्षवर्धना के समय ही आया था हान सेंग। फिर 712 में अरब कॉन्कर्ड कॉन्करर जो हैं उन्होंने सिद्ध को कॉन्कर किया। 712 में जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि सबसे पहले किस जो इन्वेडर ने इन्वेड किया इंडिया में जो अरब का था, और किस राजा को हराया था उसने। फिर मेजर एपिग्राफी एडवांसमेंट देख लेते हैं उस वक्त के। एशियाटिक सोसाइटी एक है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। 1784 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? इसको इस्टेब्लिश किया गया विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। फिर 1810 एडी में कोलिन मैकेंजी ने 8000 इंस्क्रिप्शन कलेक्ट किए थे, वो संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेज में थे। कोलिन मैकेंजी कौन था? अब कोलिन सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा। ये 1767 में एक संस्था बनाई गई थी। इंडिया की ओल्डेस्ट संस्था मानी जाती है इसको, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। और इसको बनाया गया था इंडिया की मैपिंग करने के लिए, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरी मैपिंग करने के लिए बनाया गया, ताकि ब्रिटिश जो है हमारे मिनरल्स, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर पाएँ और फिर बाद में उनको एक्सप्लॉइट कर पाएँ। तो इसका पहला जो डायरेक्टर जनरल बनाया गया था वो कोलिन मैकेंजी को ही बनाया गया था। 1838 में जो है अशोकन का जो इंस्क्रिप्शन है, अशोका का इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, उसका अनुवाद किया था जेम्स प्रिंसेप ने। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसके बारे में मैंने बताया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल, इसने पब्लिश किया सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसिफर करने के बाद। फिर 1886 में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका। एपिग्राफिया कर्नाटिका एक जनरल था जिसके बारे में सदर्न इंडिया के जो इंस्क्रिप्शन थे उनके डिटेल्स लिखे गए थे, उनको ट्रांसलेट करके लिखा गया था, उसका नाम दिया गया था एपिग्राफिया कर्नाटिका। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका लिखा गया, जो इंडिया के बारे में इंस्क्रिप्शन थे उनको डिसिफर किया गया, उसके बारे में लिखा गया था। फिर उसके बाद 1965 से 1966 के बीच में डीसी सिरकार ने पहला इंडियन एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी को पब्लिश कराया था। फिर मेजर लिटरेचर वर्क कुछ देख लेते हैं हमारे एंशियंट टाइम में। 500 बीसी में अष्टाध्यायी को लिखा गया पन्नी के द्वारा। ये संस्कृत ग्रामर के ऊपर बेस्ड बुक है। 500 से लेके 200 बीसी तक ये मेजर धर्मशास्त्रा को कंपाइल किया गया। धर्मशास्त्रा कुछ नहीं है, वो बेसिकली रूल हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको संस्कृत में कंपाइल किया गया था इसी समय। 500 से लेके 100 बीसी तक अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसको त्रिपिटका बोलते हैं, जैसे विनायक पिटका हो गया, अभिधम पिटका हो गया, सुत्त पिटका हो गया, इसको कंपाइल किया गया था। और बुद्धिस्ट का लैंग्वेज जो था वो पाली था, तो इसको पाली लैंग्वेज में ही कंपाइल किया गया। बाद में बुद्धिस्ट जब डिवाइड हुए महायाना हीनयाना, तो वो प्राकृतिक लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन मेनली इनका जो लैंग्वेज माना जाता है वो पाली लैंग्वेज ही माना जाता है। और जैनिज्म का वहीं पे प्राकृतिक लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज। 500 से 400 बीसी 500 से लेके 500 बीसी से लेके 400 एडी तक रामायण और महाभारत को कंपाइल किया गया, संस्कृत में ये भी था। 200 बीसी से लेके 200 एडी तक मनुस्मृति संस्कृत में कंपाइल की गई, कंपोज की गई, और तमिल संगम लिटरेचर भी कंपोज किया गया। और तमिल संगम लिटरेचर के बारे में मैंने पहले ही बताया था। 300 बीसी से लेके 300 एडी तक वो करीब 600 साल का पीरियड था। यहाँ 200 बीसी से लेके 200 सी तक, तो वही बात आ जाती है कि आप एकदम डेट को फिक्स मत मानिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। फिर 100 एडी में 100 एडी में चरक और सुश्रुत संहिता लिखी गई। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक और सुश्रुत जो थे ये आपके जो कौन सा पीरियड था, जो कुशाना था, कुशाना एम्पायर, उसके कोर्ट में ये रत्न थे, कोर्ट मेंबर थे उनके। तो चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। सुश्रुत संहिता इज बेस्ड ऑन
सर्जरी एंड चरक संहिता इज बेस्ड ऑन मेडिसिन्स, ठीक है, ये संस्कृत में ही लिखी गई थी। फिर 200 एडी में कंपाइलेशन हुआ पुराणास का। पुराना भी संस्कृत के हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे विष्णु पुराना, वायु पुराना, बहुत से पुराना है, करीब टोटल 18 मेजर पुराना है और 18 माइनर पुराना है। तो उनका जो कंपाइलेशन है इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। फिर 300 सी से लेके 300 सी के आसपास यानी 300 एडी के आसपास नाट्य शास्त्र को लिखा गया भारत मुनि द्वारा। ये डांस और ड्रामा के ऊपर ये बुक है, इसको लिखा गया था संस्कृत में। फिर 300 से लेके 600 एडी तक अदर जो धर्मशास्त्र हैं उनको लिखा गया। 400 से लेके 500 एडी तक एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर बुक लिखा गया आर्यभट्ट और वराहमिहिर के द्वारा। आर्यभट्ट ने लिखा था सूर्य सिद्धांतिका और वराहमिहिर ने कौन सी बुक लिखी थी आप मुझे बताएंगे। और ये भी कोर्ट मेंबर थे कनिष्का के। फिर इसी समय कंपाइलेशन हुआ जैन वर्क का भी, प्राकृतिक में मैंने बताया था वो प्राकृतिक लैंग्वेज था जैनिज्म का। फिर मेजर लैंडमार्क स्टडी ऑफ महाभारत, ये है 1919 से लेके 1966 तक प्रिपरेशन हुआ, पब्लिकेशन हुआ ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। 1973 में J.A.B. वैन ब्यूटेनिन ने बिगिन किया इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट रहा क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1978 में। फिर उसके बाद कुछ ऐसी लैंडमार्क डिस्कवरीज और अर्ली मोनूमेंट्स और स्कल्पचर्स उसके बारे में हम देखेंगे। 1814 में फाउंड हुआ इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में। अब देखिए इंडियन म्यूजियम जो है वो कलकत्ता में है, एक नेशनल म्यूजियम जो है वो दिल्ली में है। ये कलकत्ता वाला जो म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम, इसकी स्थापना 1814 में हुई। नेशनल म्यूजियम की स्थापना 1955 में हुई। तो इंडियन, नेशनल और एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी है जो तमिलनाडु में है। तो आप ये वर्डों से कंफ्यूज मत होइएगा, एक इंडियन है, एक नेशनल है और एक गवर्नमेंट म्यूजियम है, ठीक है। 1834 में पब्लिकेशन ऑफ ऐसे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू बाय राम राजा कनिंगम एक्सप्लोर द स्तूपा ऑफ सारनाथ। सारनाथ के स्तूपा को इन्होंने एक्सप्लोर किया 1834 में। 1835 से लेकर 1842 तक जेम्स फर्गसियन सर्वे किया मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स का। अब जेम्स फर्गसियन कौन है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने जो 1873 में बनी थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उन्होंने फर्गसियन कॉलेज बनाया था 1875 में। और ये वही थे जिनके नाम के ऊपर जेम फर्गसियन कॉलेज बना था। ये जेम्स फर्गसियन थे, इन्होंने सर्वे किया था मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स का 1885 से 1842 तक। फिर उसके बाद 1851 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम इन मद्रास। ये देखिए मैं जिसके बारे में बता रहा था, गवर्नमेंट म्यूजियम इन मद्रास, ये हालांकि लिखा हुआ है मद्रास, ये है तमिलनाडु के चेन्नई में। फिर उसके बाद 1554 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पब्लिश किया भिल्सा तोप्स। ये अर्लीस्ट वर्क है सांची पर। भिल्सा तोप्स कुछ नहीं है, एक वर्क है, लिटरेचर है जो सांची के बारे में बताता है। इसको पब्लिश किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1878 में राजेंद्र लाल मित्रा ने पब्लिश किया बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ साक्या मुनि, ये एक बुक है। फिर 1880 में H.H. कोल को अपॉइंट किया गया क्यूरेटर ऑफ एंशियन मोनूमेंट, ठीक। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट पास किया गया, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को राइट मिल गया टू एक्वायर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। अब यही कुछ ऐसे एक्ट थे जिनकी वजह से आज भी हमें पता चलता है कि अलग अलग देशों में इंडियन जो स्कल्पचर्स हैं, इंडियन इंस्क्रिप्शंस हैं, वो पाए जाते हैं। और इंडिया लगातार ये अपने डिप्लोमेटिक प्रेशर से और डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स से ये कोशिश करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह थेफ्ट किए गए थे, चोरी किए गए थे इंडिया से, उसको वापस लाया जा सके। तो कुछ ऐसे ही एक्ट वगैरह को सैंक्शंस किया था हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जब वो कॉलोनी बना के इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था। 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फाउचर ने पब्लिश किया मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, ये भी एक जनरल था। 1923 में जॉन मार्शल ने पब्लिश किया कंजर्वेशन मैनुअल। 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडेशन स्टोन रखा नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली का। इसके बारे में मैं बता रहा था। 1989 में सांची को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं था, इसके पहले भी कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट आए थे। सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जिसको नॉमिनेट किया गया यूनेस्को द्वारा 1982 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो। फिर इंपॉर्टेंट बैटल्स वगैरह देख लेते हैं जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में हुए। देखिए सबसे पहला जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में बैटल का मेंशन मिलता है वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये 14th सेंचुरी BC में हुआ था। और ये प्रुशनी रिवर जो आज के समय में रावी रिवर को हम बोलते हैं, पंजाब में बहती है, इसको बोलते हैं। इसमें देखिए बहुत ही बड़ा डिटेल है, इसमें कई किंगडम थे। मेन किंगडम था भारत जिसका नाम था, जिसमें पूर्व वैदिक आर्यंस थे और इनको लीड कर रहे थे विश्वामित्र। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उन ट्राइब से जिनको लीड कर रहे थे वशिष्ठ। तो इसमें
जीते विश्वामित्र विश्वामित्र की टीम जीती और हारे वशिष्ठ। तो बस आप इतना याद रखिए कि विश्वामित्र के द्वारा लीड की गई जो टीम थी वो जीत गई और वशिष्ठ के द्वारा लीड की गई जो टीम थी वो हार गई। फिर बैटल ऑफ हाइडेस्पिस हुआ था 326 बीसी में। ये हाइडेस्पिस रिवर के किनारे हुआ था और अलेक्जेंडर ने हरा दिया था पोरस को। सेलुसाइड मोरियन वॉर बोलते हैं, इसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। 303 बीसी के आसपास हुआ था और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ था, इंडस वैली रिवर के किनारे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। सेल्यूकस निकेटर से हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सी वॉर बूटीज दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को, कई हाथी दी थी, अपनी बेटी जो उनकी बेटी का नाम था हेलेना, उनकी शादी भी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर बैटल ऑफ तराइन, ये दो बैटल हुआ था, एक 1991 में, एक 1992 में। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हारे। पहले वाले में मोहम्मद गोरी हारा, दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जीता। और ये बैटल जो था ना, ये मैं बताऊँ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक, तो ये बैटल जो था ना इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। ऐसा नहीं था कि इसके पहले मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में नहीं हुआ था, इसके पहले भी कई बार हुए थे, कई बार इंडिया को लूटा गया था, लेकिन जो वो इसके पहले इन्वेजन हुए थे ना, उनका प्राइमरी कंसर्न इंडिया को लूटना ही था, इंडिया में साम्राज्य स्थापित करना और उसका विस्तार करना नहीं था। ये महमूद या मोहम्मद गोरी जो था, इसने जब यहाँ पे इंडिया में इन्वेट किया ना, तो इसका प्राइमरी फोकस ये था कि ये यहाँ पे साम्राज्य इस्टेब्लिश करेगा और उसको एक्सपेंड करेगा। फिर बैटल ऑफ पानीपत के बारे में देख लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था और पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। 1526 में सभी को पता है बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। 1556 हुआ जिसमें अकबर ने हराया हेमू को। और 1761 में जो बैटल हुआ उसमें अहमद शाह अब्दिल्ली ने हराया था बाजीराव को, जो कि मराठा एम्पायर से संबंधित थे। फिर बैटल ऑफ खानवा हुआ 1587 में। बाबर ने लड़ा, खानवा का एक स्थान है वहाँ पे, राणा संगा से। बैटल बाबर ने 4 युद्ध लड़े करीब 1526 से लेके 26, 27, 28, 29, 4 साल लगातार, और चारों में वो जीतता रहा। बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 में, इसमें बाबर जीता और इसने हराया मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को। फिर बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बेलीग्राम भी बोलते हैं, ये 1540 में हुआ। शेरशाह सूरी ने फिर हुमायूं को हराया और यही बैटल था जिसकी वजह से हारने के बाद हुमायूं जो है पाकिस्तान में भाग गए थे, पेशावर भाग गए थे। फिर बैटल ऑफ सामेल हुआ 1544 में हुआ। सामेल में शेरशाह सूरी ने हिंदू राजपूतों को हराया और अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया दिल्ली एम्पायर में, और 15 साल तक करीब राजा रहा ये। बैटल ऑफ तालिकोट, या इसको बैटल ऑफ राक्षसा तांगड़ी भी बोलते हैं, राक्षसा तांगड़ी, ये हुआ था डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर हार गया था और डेक्कन सल्तनत जैसे बीजापुर वगैरह थी, इन्होंने, या बहमनी किंगडम वगैरह, इन्होंने मिलके विजयनगर एम्पायर को हराया था और यहीं से विजयनगर एम्पायर ब्रोक होना, टूटना शुरू हो चुका था। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी स्टार्ट हुआ 1576 में। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जीत गए इसमें और अकबर हारा था। बैटल ऑफ स्वाली जो हुई थी 1612 में हुई थी, और बैटल ऑफ स्वाली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, पुर्तगीज हारे थे। देखिए, और यही एक टर्निंग पॉइंट था जब ब्रिटिशर्स ने सूरत पोर्ट को एक्वायर कर लिया था। इसके पहले भी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन पुर्तगीज़ ने हर बार उनको हराया था। 1608 में भी जब हेक्टर मुनरो आया था तो उस समय भी हराया था, लेकिन 1612 में ब्रिटिशर्स ने पुर्तगीज़ को हराया और सूरत पोर्ट को ले लिया था। बैटल ऑफ धर्मट हुआ था 1658 में। ये उज्जैन के पास हुआ था, उज्जैन सिटी के बाहरी किनारे पे। औरंगजेब ने हराया था दाराशी को, अपने भाई को ही। फिर बैटल ऑफ करनाल हुआ 1739 में। करनाल में नादिर शाह ने हराया एम्परर, जो मुगल एम्परर था, महमूद शाह को, या मोहम्मद शाह भी बोलते हैं इसको। बैटल ऑफ त्रिचिरोपल्ली, ये 1741 से त्रिचिरोपल्ली में हुआ था और मराठा एम्पायर जो है वो जीता था और नवाब ऑफ आर्कोट हारा था। फिर सीज ऑफ त्रिचिरोपल्ली फिर एक बार हुआ 2 साल बाद ही, 1743 में। नवाब ऑफ हैदराबाद ने एक्वायर कर लिया त्रिचिरोपल्ली फोर्ट को और मराठा एम्पायर से एक्वायर किया था। फिर बैटल ऑफ मद्रास 1746 में हुआ था। मद्रास में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी थी। सीज ऑफ आर्कोट 1751 में हुआ था। आर्कोट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। नवाब ऑफ आर्कोट एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों हारे थे। बैटल ऑफ आर्नी 1751 में हुआ था। आर्नी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव ये जीते थे, और फ्रेंच इंडिया फोर्सेस, जो फ्रैंको इंडियन फोर्सेस थी अंडर राजा साहिब, ये सब हारे थे। यही एक, ये जो दूसरा बैटल था, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नाटिक वॉर, इसी के अंडर हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था पुर्तगीज़ को, और पुर्तगीज़ का जो गवर्नर था
उसको रिज़ाइन करना पड़ा था, उसके खिलाफ कंडेमनेशन और सिविल जो है केसेस चले थे फ्रांस में। फिर बैटल ऑफ गोल्डन रॉक, ये 1753 में हुआ था। गोल्डन रॉक में तिरुचिरापल्ली ही जीता था इसमें, और ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों हारी थी इसमें। सीज ऑफ कलकत्ता हुआ था 1756 में। नवाब ऑफ बंगाल जीता था इसमें, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी थी। नवाब ऑफ बंगाल 1756 में कौन था? सिराजुद्दौला। और इसी समय एक थियरी निकल के आती है, एक इंसिडेंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट। इसमें उसने किया गया था, सिराजुद्दौला ने जब ये जीत गया तो कई अंग्रेज, जो करीब 50 से ऊपर अंग्रेज थे, उनको एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, और सफोकेशन से कई जो है ब्रिटिशर्स मारे गए थे। उसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, और आज मोनूमेंट भी बना हुआ है, वो वेस्ट बंगाल में है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये 1757 में हुआ। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव जीतता था इसमें। सिराजुद्दौला हारे थे, नवाब सिराजुद्दौला हारे थे इसमें। ये वही नवाब था जिसने ब्लैक होल ट्रेजेडी करवाई थी। सीज ऑफ पंडुचेरी 1760 में हुआ था। पंडुचेरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760 में हुआ था, इंग्लिश ने फ्रेंच को हराया था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब मीर कासिम, जो कि बंगाल का था, नवाब सिजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मुगल एम्परर शाह आलम। और इसी के बाद दीवानी राइट वगैरह वो बंगाल का एक्वायर कर लिए थे वो सब। अब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस वक्त पावर था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और नवाब जो था, जो मुगल एम्परर था शाह आलम, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लेकिन पावर नहीं था। सारी पावर छीन ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप थियरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद सीज ऑफ अम्बूर हुआ 1767 में। अम्बूर में ये हैदर अली जो थे, किंगडम ऑफ मैसूर के राजा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। और ये देखिए, ये पीरियड है पहला एंग्लो मैसूर वॉर का। फिर सीज ऑफ पांडुचेरी 1768 में हुआ। पांडुचेरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराई थी। फ्रेंच से काफ़ी नज़दीकियाँ थी मैसूर किंगडम की, इसलिए वो प्रो फ्रेंच थे, और उनका कभी वॉर नहीं हुआ, ब्रिटिशर से हुआ। और कभी उसके उसके चक्कर में फ्रेंच भी कई बार लड़ाई में करना पड़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। बैटल ऑफ पोलीलूर हुआ 1780 में, पोलीलूर में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती थी, किंगडम ऑफ मैसूर हारा था। सीज ऑफ नागपट्टनम 1781 में हुआ था। नागपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को हराया था। बैटल ऑफ पोर्तो नोवो 1781 में हुआ था। पोर्तो नोवो पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंगडम ऑफ मैसूर को हराया था। फिर बैटल ऑफ सोलिंगूर, ये हुआ था 1781 में। सोलिंगूर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंगडम ऑफ मैसूर को हराया था। और सीज ऑफ तेलीचेरी, ये 1782 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंगडम ऑफ मैसूर को हराया था। सीज ऑफ वेल्लोर, ब्रिटिशर्स ने मैसूर को हराया था। सीज ऑफ कुडालोर, ये कुडालोर में हुआ था, मैसूर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराई थी। और सीज ऑफ मैंगलोर, ये 1783 में हुआ, किंगडम ऑफ मैसूर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। बैटल ऑफ गजेंद्रगढ़ 1786 में हुआ। गजेंद्रगढ़ में मराठा एम्पायर ने किंगडम ऑफ मैसूर को हराया था। और फर्स्ट जो एंग्लो और मैसूर वॉर था, इसमें फर्स्ट वॉर हुआ, इसमें मराठास वगैरह थे, मराठास या फिर जो भी ये आपके हैदराबाद एम्पायर वगैरह था, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे, और ये उनके साइड से मैसूर किंगडम से लड़ रहे थे। तो कभी मराठा एम्पायर को या मैसूर एम्पायर को कभी हैदराबाद से लड़ना पड़ रहा था, कभी मराठा से लड़ना पड़ रहा था, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना पड़ रहा था, और कभी कभी इन तीनों के साथ इकट्ठे लड़ना पड़ रहा था। तो यही अलग अलग वॉर के बारे में आपको इसमें बताया गया है। फिर बैटल ऑफ नाडुमकोट्टा, ये 1789 में हुआ। नादुमकोट्टा में त्रवणकोर में किंगडम ऑफ मैसूर हारा था। इसमें त्रवणकोर राज्य जो था, केरला वाला जो राज्य है, वो जीता था। बैटल ऑफ कालीकट, ये 1790 में हुआ था। कालीकट में त्रवणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, मैसूर हारा था। कैप्चर ऑफ कन्नौर, ये 1790 में हुआ। कन्नौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, मैसूर हारा था। बैटल ऑफ सिट्टीमुंगलुम 1790 में हुआ था। सिट्टीमुंगलुम में किंगडम ऑफ मैसूर इसमें जीता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी थी। सीज ऑफ कोयम्बटूर 1791 में हुआ था। कोयम्बटूर में मैसूर जीता था। त्रवणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये हारी थी। सीज ऑफ धारवाड़ 1791 में हुआ था। धारवाड़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और मैसूर हारा था। सीज ऑफ गुरुमकोंडा, ये 1791 में हुआ था। निज़ाम हैदराबाद एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जीते थे और किंगडम ऑफ मैसूर हारा था। फिर सीज ऑफ कोप्पाल
सीज ऑफ कोपाल 1791 में हुआ था। निज़ाम हैदराबाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीते थे, मैसूर इसमें भी हारा था। सीज ऑफ नंदी दुर्ग 1791 में हुआ था, ब्रिटिश जीते थे, मैसूर हारा था। सीज ऑफ सेवन दुर्ग में हुआ, ब्रिटिश जीते थे, मैसूर हारा था। बैटल ऑफ अराकेरे 1791 में हुआ था, इसमें भी हैदराबाद की जो निज़ाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीती थी और मैसूर हारा था। अब यहीं पे होता है लास्ट और फाइनल बैटल, जो कि थर्ड करना एंग्लो मैसूर बैटल का पार्ट होता है। ये होता है सीज ऑफ सेरंगीपट्टनम 1792 में, सेरंगीपट्टनम में, जिसमें मराठा एम्पायर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों मिल के आक्रमण करते हैं मैसूर के ऊपर, मैसूर को हराते हैं और टीपू सुल्तान उसके ऊपर वॉर बूटी लगाते हैं, कई करोड़ रुपए की मांग करते हैं। जब टीपू सुल्तान देने में नाकामयाब होता है तो उसके बेटे को लोग रख लेते हैं और यही रीज़न था, टीपू सुल्तान का गुस्सा था, इसी की वजह से 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और जो ये हमारा मैसूर एम्पायर है ये अबोलाइश हो जाता है पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। कैप्चर ऑफ शिमोगा 1792 में हुआ, शिमोगा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साथ में लड़े और किंगडम ऑफ मैसूर को हराया। बैटल ऑफ मालावेली 1799 में हुआ, मालावेली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, किंगडम ऑफ मैसूर हारा। बैटल ऑफ सिदासीर 1799 में हुआ, सिदासीर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, मैसूर हार गया। बैटल ऑफ सेरंगीपट्टनम 1799 में हुआ, सेरंगीपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और किंगडम ऑफ मैसूर हारा। बैटल ऑफ सुल्तान पेट टोप ये हुआ 1799 में, सुल्तान पेट टोप में किंगडम ऑफ मैसूर जीत गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। बैटल ऑफ परामा राथुक ओट्टा, ये देखिए, अब नाम याद करने में हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, बट तोड़ तोड़ के अगर आप याद करेंगे तो कई बार रिवाइज करेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा। 1782 में वायनाड में हुआ। फजासी राजा, ये फजासी कम्युनिटी थी जिसका हेड था फजासी राजा उसको बोलते थे, ये इसने हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बैटल ऑफ ऐसे 1803 में हुआ, ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, मराठा हारे थे। अभी देखिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात चल रही है ये। बैटल ऑफ दिल्ली 1803 में हुआ, दिल्ली में ब्रिटिश जीते थे, मराठा हारी थी। अब लगातार ये मराठा हारते रहेंगे, देखते रहिएगा आप। बैटल ऑफ लासवारी 1803 में, लासवारी में ब्रिटिश जीते, मराठा हारी। बैटल ऑफ ग्वालीघुर, ये ग्वालीघुर में हुआ 1803 में, ब्रिटिश जीते, मराठा हारी। फिर बैटल ऑफ फरुखाबाद 1804 में, फरुखाबाद में ब्रिटिश जीते, मराठा हारे। सीज ऑफ दिग फोर्ट, इसमें दिग फोर्ट में हुआ ये और ब्रिटिश जीते, मराठा हारे। सीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली में हुआ, ब्रिटिश जीते, मराठा हारे। फिर बैटल ऑफ भरतपुर 1805 में हुआ, भरतपुर में मराठा इसमें जीता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी। कुरीकुचिया या कुरिचिया रिवॉल्ट 1812 में वायनाड में हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और कुरिचिया रिवॉल्ट और कुरुम्बा ट्राइब्स, कुरिचिया रिवॉल्ट में कुरिचिया ट्राइब्स थे, कुरुम्बा ट्राइब्स थे, इनको सप्रेस कर दिया गया। बैटल ऑफ खड़की 1817 में हुआ था, खड़की में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और मराठा एम्पायर को हराया गया। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात चल रही है, 1817 आ गया, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर में 1842 में हुआ था और अफगानिस्तान में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और इसमें जो हारे थे वो एमिरेट्स थे अफगानिस्तान के और उनका लीडर था दोस्त मोहम्मद। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इसमें गवर्नर जनरल था ऑकलैंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था। ग्वालियर कैंपेन 1843 में चली गई, ग्वालियर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और मराठा एम्पायर हारा। बैटल ऑफ फिरोज शाह, ये फिरोज शाह में हुआ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीती और सिख एम्पायर हारा। अब ये देखिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का टाइम आ गया, ये 1845 से 1846 तक चला था। बैटल ऑफ मुड़की 1845 में, मुड़की में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीती और सिख एम्पायर हारा। बैटल ऑफ अलीवाल 1846 में हुआ, अलीवाल में ब्रिटिश जीते, सिख हारे। बैटल ऑफ सबरूम 1846 में हुआ, सबरूम में ब्रिटिश जीते, सिख हारे। बैटल ऑफ रामनगर 1848 में हुआ, रामनगर में सिख जीते और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हारी थी। बैटल ऑफ चिलियानवाला 1849 में हुआ था, चिलियानवाला में सिख जीते और ब्रिटिश कंपनी हारी थी। बैटल ऑफ गुजरात 1849 में हुआ था, गुजरात में ब्रिटिश जीते, सिख एम्पायर हारा था। सीज ऑफ मुल्तान 1849 में हुए, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का टाइम चल रहा है, मुल्तान में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, मुल्तान हारा था। बैटल ऑफ आगरा 1857 में हुआ था, आगरा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और इंडियन रेबिलियन को सप्रेस कर दिया गया। अभी हमारा टाइम आ गया कब का? ये 1857 रिवॉल्ट का टाइम आ गया। बैटल ऑफ एओंग
1857 में ब्रिटिश ने रेबल जो थे कंपनी उनके सोल्जर्स को सप्रेस कर दिया। बैटल ऑफ बड़ले की सराई, बैटल ऑफ बड़ले की सराई, ये बड़ले की सराई में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रेबल्स को सप्रेस कर दिया। बैटल ऑफ कानपुर, कानपुर में 1857 में विद्रोह हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इसको भी सप्रेस कर दिया। सीज ऑफ दिल्ली, सीज ऑफ दिल्ली 1857 में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर एंड इंडियन रेबल्स को सप्रेस कर दिया था। फिर उसके बाद बैटल ऑफ नजफगढ़, नजफगढ़ 1857 में हुआ था। नजफगढ़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रेबल्स को हरा दिया था। बैटल ऑफ कानपुर, कानपुर को पहले कुआनपुर भी लिखते थे ऐसे, ठीक है। नाना साहिब की जो फोर्सेस थी वो जीती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी थी इसमें। बैटल ऑफ किंटूर 1858 में हुआ, किंटूर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और इंडियन रेबल्स हारे थे। कैप्चर ऑफ लखनऊ, लखनऊ कैप्चर किसने किया? कैम्पबेल ने किया था। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और अवध और इंडियन रेबल्स को कैप्चर कर लिया गया। भूटान जो वॉर हुआ था 1865 में, इसमें भूटान को एक्वायर कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हज़ारा, हज़ारा वॉर हुआ था। हज़ारा में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ट्राइब्स ऑफ काला ट्राइब्स को हराया था। फिर बैटल ऑफ साराघरी, बैटल ऑफ साराघरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पश्तून्स को हराया था। पश्तून्स कौन थे? ये पश्तून्स जो हैं आपके अफ़गानी थे और ये इंडिया में माइग्रेट करके आए हुए थे और उनको उसी समय साराघरी में हराया था। सीज ऑफ मालकंद 1897 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें भी पश्तून्स को हराया था। फर्स्ट मोहम्मद कैंपेन 1898 में हुआ पेशावर में और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद को हराया था। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, तीसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1919 में और इसी के बाद अफगानिस्तान जो है अलग हो गया था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, या ब्रिटिश बेसिकली उसको बफर स्टेट की तरह क्रिएट करना चाहते ताकि अगर रशिया इन्वेड करे उधर से तो हम अफ़गानिस्तान को बफर की तरह यूज़ कर पाएँ। इसलिए इस वॉर के बाद अफ़गानिस्तान को इंडिया के पार्ट से अलग कर दिया गया था। ये हुआ था जो हमारा फ्रंटियर है इंडिया और अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे हुआ था। एमिरेट्स जो थे अफ़गानिस्तान के वो हारे थे। सेकेंड मोहम्मद कैंपेन जो हुआ था 1835 में पेशावर में, ब्रिटिश ने मोहम्मद को हराया था। अराकन कैंपेन, अराकन कैंपेन 1942 से 1943 तक हुआ था। ये अराकन, अब हम आ गए म्यांमार के साथ युद्ध पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च की थी, जिसमें जापान को उन्होंने हराया था। तो इसमें देखिए जीता था जापान लेकिन अल्टीमेटली हारा वही था और इसमें जीते थे ब्रिटिश। पहला वॉर था ये अराकन। फिर उसके बाद बैटल ऑफ इम्फाल हुआ 1944 में, अगले ही साल इम्फाल में, वो भी अराकन वैली का ही पार्ट है। इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और जापान को हराया। फिर बैटल ऑफ पोकोकू एंड इरावेडी रिवर, इरावेरी रिवर वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर एंड मेन रिवर ऑफ म्यांमार। और कौन सा रिवर है म्यांमार का? साल्वीन रिवर है। और एक कौन सा रिवर है? एक और रिवर है, उसके बारे में आप मुझे बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये बैटल इसी के रिवर के नाम पे पड़ा हुआ 1945 में हुआ था। ये पोकोकू में हुआ था, ब्रिटिशर्स जीते थे और जापान इसमें हारा था। जापान ने कैप्चर किया था एक्चुअली, उस समय म्यांमार को कैप्चर कर रखा था और वहीं हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहीं से वो आक्रमण करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी पर। अब कुछ मेजर साइट्स और उसके एक्सकावेटर्स देख लेते हैं। तो बनावली एक साइट्स है जो रंगोई रिवर के किनारे है, हरियाणा में पड़ता है। ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहीं पे है ये बनावली साइट्स। और इसको खोजा था रविंद्र सिंह बिस्त ने। ठीक, कालीबंगन जो है घाघरा नदी किनारे है, या घाघर भी बोलते हैं उसको, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये राजस्थान में। और इसको खोजा था अमलानंद घोष, बीवी लाल और बी के थपर। ठीक, अब ये क्रोनोलॉजी से आप याद रखेंगे तो चलेगा। अमलानंद घोष पहले थे, फिर बी के लाल और बीवी लाल और बी के थापर। ठीक, मोहनजोदारो जिसको मॉल्स ऑफ डेथ भी बोला जाता है। अब क्यों मॉल्स ऑफ डेथ बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे जब ये इसको एक्सकावेट किया गया था तो पाया गया था कि बहुत ह्यूज अमाउंट में लाशें गड़ी हुई थी वहाँ पे। ये एक अकेला साइट है जहाँ पे इतने बड़े अमाउंट में लाशों को पाया गया था, डेड बॉडीज़ पाई गई थी। ये इंडस रिवर के किनारे है और ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रोविंस में। ठीक, इसको सबसे पहले खोजा था राखल दास ने, राखल दास बनर्जी, फिर मैक ने खोजा था, फिर व्हीलर ने खोजा था। अब ये भी क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज ही याद रखिएगा। डेट नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, क्रोनोलॉजी याद रखिए बस। चानूदारो ये भी इंडस रिवर के किनारे है, जस्ट मोहनजोदारो के साउथ में पड़ता है, ये भी सिंध प्रोविंस में है। और इसको भी मैकी ने खोजा था और एनजी मजुमदार ने खोजा था। फिर ढोलावीरा जो है ये लूनी में रिवर के किनारे पड़ता है, कच्छ रीजन में है हमारे। जेपी जोशी ने खोजा था इसको और रविंद्र सिंह बिस्त ने खोजा था। अगर कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे मान लीजिए एक एक्सकावेशन साइट है जैसे मोहनजोदाड़ो, उसके कई एक्सकावेटर हैं, लेकिन मेन एक्सकावेटर के नाम भी हमें ज़्यादा जरूरी है याद रखने। जैसे डोलावीरा है, डोलावीरा के मेन एक्सकावेटर के नाम से जेपी जोशी को ही जाना जाता है। रविंद्र सिंह बिस्त बाद
में आए। तो अगर कभी एग्जाम में दे देता है कि जेपी जोशी और तीन चार ऑप्शन जिसमें रविंद्र सिंह बिस्त नहीं देता है, तो आप ये मत खोजिएगा कि रविंद्र सिंह बिस्त कहाँ है, ये तो है ही नहीं और क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, जेपी जोशी दिया है ना, तो यही मेन एक्सकावेटर थे। इसके बाद आए थे रविंद्र सिंह बिस्त। फिर उसके बाद कोट दिजी। कोट दिजी जो है ये भी इंडस रिवर के किनारे है और ये सिंध में ही है। फैज़ल अहमद ने इसको खोजा था। फिर रंगपुर, ये मदार रिवर के किनारे है गुजरात के काठियावाड़ इलाके में, और रंगनाथ राव ने इसको खोजा था। अब देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। अब याद करने की टेक्निक आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। मैं कुछ आपको टेक्निक बता सकता हूँ लेकिन वो मेरी पर्सनल है। अब जैसे आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रही, जैसे सीक्वेंस वाइज याद करना है, आपको नाम याद करना है, तो कुछ ऐसा उसको मिमिक करिए अपने दिमाग में कि आप उफ, कितना भी डिस्गस्टिंग हो, कितना भी सिली हो, डजेंट मैटर, वो आप तक ही सीमित रहेगा और याद करने के पर्पज़ से आप उसको ऐसे ही बना सकते हैं, निमोनिक्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे ये रंगपुर जो साइट है, अब इसको रंगनाथ राव ने डेवलप किया है, दोनों में रंग रंग आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये काठियावाड़ इलाके में है। रोपर को, जो कि सतलज रिवर के किनारे है, रोपर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, इसको यागदत्त शर्मा ने पहली बार खोजा था। लोथल भोगाव रिवर के किनारे है गुजरात के अहमदाबाद में, रंगनाथ राव ने भी खोजा था। अब देखिए रंगनाथ राव से दो आगे साइट, एक लोथल और एक रंगपुर। तो रंगपुर तो याद रहेगा, अब उसी से जोड़ दीजिएगा आप लोथल। फिर सुतकांदारो, मोहनजोदारो, चानूदारो, फिर सुतकांदारो, ये सीक्वेंस वाइज है नॉर्थ टू साउथ, ठीक। तो सुतकंदारों को खोजा था दस्क ने, मतलब दस्क रिवर के किनारे है, और उसको खोजा था ऑरेल स्टीन ने, और ये पाकिस्तान के सिंध रीजन में ही है, जिसको मराकाना कोस्ट भी बोलते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और ये पंजाब जो है पाकिस्तान वाला, उसके सिहालवाल डिस्ट्रिक्ट में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इसको दयाराम साहनी ने खोजा था, फिर मधुस्वरूप वत्स ने खोजा था, फिर व्हीलर ने खोजा था। अब ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी, मधुसूदन वत्स और व्हीलर ने। फिर आलमगीरपुर, ये हिंडन रिवर के किनारे है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है यूपी जीके के पर्सपेक्टिव से, और इसको यागदत्त शर्मा ने खोजा था। यागदत्त शर्मा ने, देखिए दो साइट हो गए इनके, एक रोपड़ हो गया, रोपड़ यागदत्त शर्मा, और फिर आलमगीरपुर यागदत्त शर्मा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। कनेक्ट करिए एक दूसरे एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन से, तभी आप ज़्यादा याद रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं उसको मैक्सिमम टाइम तक। बुर्जवाहोम, बुर्जवाहोम जो है इसको खोजा गया था कश्मीर में। कश्मीर में एक नियोलिथिक साइट है, और यहाँ पे इग्नू वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं और कुछ बरियल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। इसको खोजा था पहली बार डी टेरा ने, डी टेरा, फिर पीटरसन ने इसको खोजा था, ठीक। उसके बाद प्लांट एक्सकावेशन जो इसका हुआ था वो टीएन द कैशियर ने किया था, पहली बार प्लांट एक्सकावेशन इसका। इंपॉर्टेंट साइट है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बुर्जवाहोम के बारे में। फिर कुछ गॉड्स को देख लेते हैं जो हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जैसे इंद्रा जो तो गॉड थे, ये प्रोमिनेंट गॉड थे, सबसे बड़े गॉड थे, और इनको गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ रेन भी बुलाया जाता था। अग्नि जो थे ये इंटरमीडिएट थे बिटवीन गॉड एंड मैन। आपको पता होगा जब भी हम हवन वगैरह कराते हैं, तो कोई भी हमारे घर में रिलीजियस फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें हम हवन सामग्री वगैरह इकट्ठा करके अग्नि पूजा करते हैं। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको इंटरलिंक माना जाता है, एक लिंक माना जाता है बिटवीन गॉड एंड मैन। हमको ये लगता है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि हम उसके थ्रू गॉड तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं और उसे रिसीव कर सकते हैं। तो अग्नि को इस पर्सपेक्टिव में हम ऋग्वेदा में पूजा करते थे हमारे पूर्वज। फिर मारुत, मारुत का हिंदी मतलब होता है वायु, तो इसको गॉड ऑफ स्टॉर्म भी बोलते थे। मारुति पुत्र हनुमान के बारे में आपने सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा। फिर पुशान, पुशान गॉड ऑफ एनिमल थे। सोम जो थे गॉड ऑफ वेजिटेशन थे। सोम रस वगैरह के बारे में सुना है आपने, वो पत्तियों से और जड़ी बूटियों से बनाया जाता था। तो वैसे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। उषा गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अश्विन गॉड ऑफ डिस्ट्रॉय, गॉड हु डिस्ट्रॉय प्लेग्स, बीमारियों को जो डिस्ट्रॉय करते थे। इनको मेडिसिन और हेल्थ से भी एसोसिएट किया जाता है अश्विन को। विष्णु ये पैट्रॉन थे वर्ल्ड के, ठीक है, जो दुनिया के संरक्षक के रूप में इनको पूजा जाता था। दाउस, दाउस को गॉड ऑफ स्काई के रूप में पूजा जाता था। वरुण को गॉड ऑफ अर्थ, सन गॉड ऑफ सी, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ वर्ल्ड, सिंबल ऑफ ट्रुथ, सीजन चेंज, डे एंड लाइट, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती थी उनको रिलेट किया जाता था गॉड ऑफ वरुण से। तो आप ऐसे नहीं याद करिए कि गॉड ऑफ अर्थ थे, गॉड ऑफ सन थे, गॉड ऑफ सी थे, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ द वर्ल्ड थे। ऐसे याद करेंगे डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बस इसको एस्ट्रोनॉमी से कोरिलेट कर दीजिए। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिन का बदलना, रात होना, सूरज का निकलना, बारिश होना, ये सब गॉड ऑफ वरुण
के पर्सपेक्टिव में इनकी पूजा की जाती थी। यामा, यमराज के बारे में आप जानते ही होंगे, गॉड ऑफ डेथ। विष्णु, गॉड रिलेटेड टू मोरल कंडक्ट। अब विष्णु को मोरल कंडक्ट के लिए भी पूजा जाता था, और विष्णु को जो है हमारे दुनिया के संरक्षक के रूप में, पैट्रन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी पूजा जाता था। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स देख लेते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में जिनका यूज़ किया गया है हमारे ऋग्वेदा में, और उसके मीनिंग्स भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहला वर्ड है निवी। निवी जो है वो क्लॉथ, उन क्लॉथ्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे पहने जाते थे। वसास, वो क्लॉथ्स थे जो कि कमर के ऊपर पहने जाते थे। ब्रजपति, जो ग्रासलैंड होता था उसका हेड होता था ब्रजपति। कुलाप, जो हेड ऑफ फैमिली होता था, मुखिया घर का। फिर तक्ष, जो कारपेंटर होता था। कर्मा, जो मेटल वर्क करता था। फिर स्पासाज या दूताज, स्पासाज या दूताज स्पाई होते थे, जो दूत होते थे, हम लोग भेजते थे एक राजा दूसरे राजा को, वो उनको स्पासाज या दूताज बोलते थे। फिर सूताज, जो चैरियटर्स होते थे, जो रथ चलाते थे। सूतपुत्र कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, तो इसीलिए उनको सूतपुत्र कर्ण बोला जाता था, क्योंकि वो चैरियटर के बेटे थे। हालांकि वो बेटे तो थे भगवान सूर्य के, लेकिन उनको पाला पोसा था एक चैरियटर फैमिली ने। फिर अरित्रा, बोटमैन को बोला जाता था। गोपता, राजा को बोला जाता था। गोहंता या गोहन, अतिथि को बोला जाता था। अब गोपता राजा को क्यों बोला था? देखिए, आज के समय में धन क्या होता है? अगर हम बोले कि आप बहुत संपन्न हैं, तो इसका मतलब हम लगाएंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास है। उस समय जो धन का मायने होता था ऋग्वेदिक काल में, वो होता था गायों से कोरिलेटेड। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो उतना ही ज़्यादा धनवान होता था। तो राजा जो होता था उसको गोपति बोला जाता था। गो मतलब गाय, गायों का रखवाला या गायों का जो है संरक्षण करता है, उसको राजा बोलते, मतलब राजा के लिए यूज़ किया जाता था। वॉर को गोविष्ठी बोला जाता था, गेसु बोला जाता था, गाम्या बोला जाता था, मतलब गायों के लिए लड़ाई होती थी, जैसे आज ज़मीन और पैसे के लिए लड़ाई होती है, उसी तरह। फिर एक अगन्या था, काऊ के लिए यूज़ करते थे इसको। गो भी यूज़ करते थे, काऊ, अगन्या भी यूज़ करते थे काऊ के लिए। फिर लंगल था, प्लॉट के लिए यूज़ करते थे। सीता जो था वो ड्रेन्स मेड आफ्टर प्लॉटिंग द फील्ड, मतलब फील्ड को प्लॉट करने के बाद जो ड्रेन्स हम बनाते थे उनको सीता बोलते थे। फिर ताशकन जो है कारपेंटर्स के लिए यूज़ करते थे। वापती, बार्बर्स के लिए, जो नाई होते थे उनके लिए। बेकनाथ उर्सुरर के लिए यूज़ करते थे। खिलिया ग्रासलैंड के लिए यूज़ करते थे। धन्या ग्रेन्स के लिए यूज़ करते थे। उर्वरा जो था प्लॉटेड फील्ड, जो कि उर्वरक भूमि होती थी, उपजाऊ भूमि, उसके लिए यूज़ करते थे। धनवा डेजर्ट के लिए यूज़ करते थे। अक्षवापा जो है अकाउंटेंट के लिए यूज़ करते थे। क्षत्रि जो है चैम्बरलेन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। सूता, चैरियटर्स के बारे में मैंने आपको बताया ही। फिर ऋग्वेदिक मंडल्स और उनके राइटर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, टोटल 10 मंडल है। मंडल का मतलब पार्ट, बुक। ऋग्वेदा में 10 बुक हैं टोटल। एक बुक जो पूरा कंपाइलेशन है वो 10 बुकों का है। उन्हीं बुक्स को हम मंडल्स बोलते हैं। उसमें दूसरा से लेके सातवां, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सब पुराने मंडल्स हैं। और पहला, फिर आठवां, नौवां, 10वां, ये नए मंडल्स हैं। और अगर आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इसमें गायत्री मंत्र वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ये सब सारे इनिशिएटिव फ्री में अपलोड करके रखे हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। आप चाहे तो पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। एकदम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी उसमें आपको प्रोवाइड की गई है। ये सारी बातें बताई गई हैं। तो पहला जो मंडल है, इसके राइटर जो हैं मधुचंद थे और दीर्घात्मा भी थे। दोनों लोगों ने मिलकर इसको पहले मंडल को लिखा था। सेकंड के जो राइटर थे वो थे गृत्समत, थर्ड के विश्वामित्र, फोर्थ के वामदेव, फिफ्थ के आत्री, सिक्स्थ के ब्रजदेव थे, फिर सेवेंथ के वशिष्ठ थे, एट्थ के कण्वा और अंगिराज थे। नाइन्थ को जो लिखा था वो अंगिराज और कश्यप ने लिखा था। टेंथ को कई राइटर्स ने लिखा था, जैसे उसमें त्रित थे, इंद्रानी थी, साची थी, शारदा थी। फिर उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और उनके लोकेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है घूम मोनास्ट्री। अब घूम मोनास्ट्री है वेस्ट बंगाल में। इसको यीगा चेओलिंग मोनास्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। फिर टैबो मोनास्ट्री है, ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में है। कायगोम्पा मोनास्ट्री, ये स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में ही है। तो हिमाचल प्रदेश में 2 मोनास्ट्री हो गए, टोबो मोनास्ट्री या टैबो मोनास्ट्री या कायगोम्पा मोनास्ट्री। फिर नामग्याल मोनास्ट्री है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक। हेमिस मोनास्ट्री लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। ये 3 मोनास्ट्री हो गए। फिर आलची मोनास्ट्री जो है ये लेह में, लद्दाख में। तो ये 2 मोनास्ट्री जो हैं लद्दाख में हो गए। हेमिस नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। और आलची मोनास्ट्री भी है। तवांग मोनास्ट्री है, तवांग रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, जो चाइना सटा हुआ बॉर्डर है, काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन है। नाम डार्लिंग मोनास्ट्री है आपके मैसूर में। फिर बोधिमंडा मोनास्ट्री बोध गया में है। शंकर मोनास्ट्री है लद्दाख में।
ससुर मोनास्ट्री है लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में। माइंड रोलिंग मोनास्ट्री है देहरादून में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में 4 मोनास्ट्री हो गए, लद्दाख में 2 मोनास्ट्री हो गए। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि साउथ इंडिया में बहुत ही कम मोनास्ट्रीज हैं, जैसे ये नाम डार्लिंग मोनास्ट्री है कर्नाटका में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीज़न बेसिक है, हमारा जो बुद्धिज़्म है उसका इवोल्यूशन हुआ था आपका बिहार से, और ये प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में ही फैला रहा। कुछ पीरियड बाद जब हीनयाना और महायाना वगैरह डेवलप हुए तो इनका विस्तार हुआ साउथ में। अशोकन पीरियड में भी इनको प्रचारित करने का इनिशिएटिव लिया अशोका ने, अपने बेटों को और बेटियों को भेजा था श्रीलंका वगैरह में। लेकिन नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में बहुत ही कम लेवल पे डेवलपमेंट हुआ इन रिलीजन्स का। हाँ, उसके कंपैरिजन में जैनिज़्म का डेवलपमेंट साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ। आप देखेंगे कई स्तूपा और कई विहारास वगैरह जो हैं और जैन मंदिर वगैरह हैं आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। फिर एक थिक्से मोनास्ट्री है, ये भी लद्दाख में है। थिक्से टैब्लो जो है पिछले साल रिपब्लिक डे परेड में शोकेस भी किया गया था। पहला टैब्लो था जब लद्दाख से। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर काट दीजिएगा, अभी जम्मू कश्मीर पार्ट नहीं है, अलग पार्ट है। फिर लिंगडम मोनास्ट्री है गंगटोक सिक्किम में। फिर रूमटेक मोनास्ट्री है, रूमटेक मोनास्ट्री सिक्किम में है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीफ तीर्थकर्स वगैरह देख लेते हैं, हाईएस्ट ऑफिस जो होती थी एंशियंट टाइम में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पुरोहित बोला जाता था, हेड ऑफ रिलीजियस मैटर्स, और जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको पुरोहित बोला जाता था। सानिधाता बोला जाता था, स्टेट ट्रेजरर्स जो खजाने की रखवाली करते थे उनको सानिधाता बोला जाता था। फिर व्यवहारिका बोला जाता था, सिविल कोर्ट के जो जज थे उनको। फिर नागरिका बोला जाता था, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ टाउन को, टाउन के जो ऑफिसर्स होते थे सबसे बड़े वाले। अत्विका जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला जाता था। फिर समहर्ता बोला जाता था, रिवेन्यू जो कलेक्ट करता था उसका जो हेड होता था, रिवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट का हेड। फिर प्रतिष्ठा बोला जाता था, जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को। दंडपाला बोला जाता था, मिलिट्री जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी उसके मैनेजर को। फिर द्वारिका बोला जाता था, प्रिंसिपल ऑफिसर जो रॉयल प्लेसेस को मेंटेन करता था। फिर करमंती बोला जाता था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का जो हेड होता था। फिर मेजर डायनेस्टीज़, उनके फाउंडर और उनके कैपिटल्स के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। हरिका डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर था बिम्बिसार। अब ये जो मगधा एम्पायर था उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका बिम्बिसार था, और फिर उसके बाद राजगृह था। इन्हीं से स्टार्ट होता है मगधा डायनेस्टी। हरिका डायनेस्टी सबसे पहले आती है। मगधा एम्पायर में कई डायनेस्टीज़ हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसके उसमें क्रोनोलॉजी वाइज इसमें दिया हुआ है। तो हरिका डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी। इसका फाउंडर जो है शिशुनाग है और वैशाली में इसका कैपिटल था। फिर नंद डायनेस्टी आता है जिसका फाउंडर महापद्मनंद होता है, पाटलिपुत्र में इसका कैपिटल था। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र में कैपिटल था। शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है पुष्यमित्र शुंग। कनवा डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है वासुदेव कनवा। इन सारों का कैपिटल पाटलिपुत्र में ही था। सातवाहना फिर नीचे आ जाता है। अब ये देखिए, ये मगधा एम्पायर से अलग हो गया, कानवा से ही, सुंगा से ही एक्चुअली अलग हो गया मगधा एम्पायर। फिर उसके बाद सातवाहना आता है, उसका फाउंडर जो है सीमुख है। प्रतिष्ठानपुर में इसका कैपिटल होता है। कुशाना डायनेस्टी, कुजुल कट फिशेस, इसके बारे में मैंने बताया था। पुरुषपुर, जिसको आज के समय में पेशावर बोलते हैं, उसका कैपिटल था। फिर गुप्ता डायनेस्टी, श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में इस्टेब्लिश किया था। फिर वकटका डायनेस्टी को विद्यार्थी ने इस्टेब्लिश किया था। हूना डायनेस्टी को तोरमन ने इस्टेब्लिश किया था, इसका कैपिटल सियालकोट था। फिर वर्धना डायनेस्टी को पुष्यभूति ने स्टार्ट किया था, थानेश्वर इसका कैपिटल था, थानेश्वर कन्नौज में। फिर पांड्या डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी निधियों ने इस्टेब्लिश किया था, मदुरई में इसका कैपिटल था। चोला डायनेस्टी को विजयालया ने इस्टेब्लिश किया था, तंजौर में इसका कैपिटल था। पल्लवा डायनेस्टी को सिंह विष्णु ने इस्टेब्लिश किया था, कांचीपुरम ऑफ पल्लवा बोलते हैं इनको, कांचीपुरम में इनका कैपिटल था। राष्ट्रकूटा को डंडी दुर्गा ने इस्टेब्लिश किया था, म्यानखेत कर्नाटका में इनका कैपिटल था। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी, इनको इस्टेब्लिश किया था तैलाब सेकंड ने, म्यानखेत ऑफ कर्नाटका में इनका कैपिटल था। कल्याणी इनको इसलिए बोलते थे क्योंकि म्यानखेत को उस समय कल्याण भी बोलते थे। फिर चालुक्य ऑफ बादामी, ये जयसिंह ने इस्टेब्लिश किया था। अब इसको वतापी इसका कैपिटल था, और वतापी को बादामी भी हम बोलते हैं, इसलिए चालुक्य ऑफ बादामी इनको बोलते हैं। फिर चालुक्य वेंगई थे, चालुक्य 3 एम्पायर थे बेसिकली। फिर ये विष्णुवर्धन ने इसको इस्टेब्लिश किया था वेंगी में। होयसला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था विष्णुवर्धन ने, दूर समुद्रा इसका जो था कैपिटल था। कलर चेंज हो गया। वो यादवा डायनेस्टी को बिल्लव ने इस्टेब्लिश किया था, बिल्लव 5 नाम था इसका, और देवगिरी इसका कैपिटल था। कदम्बा डायनेस्टी को मयूर शर्मा ने इस्टेब्लिश किया था, वनावसी इसका कैपिटल था। काकाटिया डायनेस्टी जो थी उसको बीटा फर्स्ट ने इस्टेब्लिश किया था। ये अल्फा बीटा गामा वाला बीटा नहीं है ये बीटा फर्स्ट
एम्परर का नाम है जिसने ककटिया डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था। आमकोंडा इसका कैपिटल था। गंगा डायनेस्टी को ब्रजहस्ता पंजम ने स्टेब्लिश किया था। कुवाला एंड तालकाड इसका कैपिटल था। पाला डायनेस्टी को गोपाला ने स्टेब्लिश किया था। मुंगेर इसका इनिशियल कैपिटल था, बाद में पाटलिपुत्र वगैरह बना। सेना डायनेस्टी को सामंत सेना ने या सामंत सेना ने स्टेब्लिश किया था। लखनऊती वेस्ट बंगाल इसका कैपिटल था। कारकोट डायनेस्टी को दुर्लभ वर्धन ने स्टेब्लिश किया था। उत्पल डायनेस्टी को अवंती वर्मन ने स्टेब्लिश किया था। लोहार डायनेस्टी को संग्राम ने स्टेब्लिश किया था। काफ़ी छोटी डायनेस्टीज़ हैं, अगर आप मेमोराइज करने में कठिनाई होती है इन सब डायनेस्टीज़ को तो आप स्किप भी कर सकते हैं। स्किप का मतलब कि आप इनको एक बार दो बार पढ़ें जरूर, लेकिन नहीं याद होता तो कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं, जैसे ये तीनों डायनेस्टीज़ हो गई, ठीक है। फिर वर्मन डायनेस्टी, वर्मन डायनेस्टी ने पुष्य वर्मन ने स्टैब्लिश किया था इसको। प्राग ज्योतिषपुर इसका कैपिटल था। फिर गुर्जर प्रतिहारा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, नागभट्टा फर्स्ट ने स्टैब्लिश किया था कन्नौज में। गढ़वाल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, चंद्रदेव ने स्टैब्लिश किया था कन्नौज में। चौहाना डायनेस्टी वासुदेव ने स्टैब्लिश किया था अजमेर में। चौहाना ने बाद में अपना कैपिटल दिल्ली को ही बनाया। दिल्ली को कैपिटल पहली बार बनाने वाला कौन सी डायनेस्टी थी, आप जरा कमेंट में बताइए तो मुझे। परमार डायनेस्टी उपेंद्र ने स्टैब्लिश किया था। धरा नगरी इसकी कैपिटल थी। फिर उसके बाद आपके आते हैं चंडेल डायनेस्टी। चंडेल जो है जिन्होंने खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स को कंट्रीब्यूट किया है काफ़ी हद तक, और कंडरिया महादेव टेम्पल है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट में। कंडरिया महादेव टेम्पल इसलिए नाम है, कंडरिया से एक हिंदी का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है शेर, तो उसका मुख जो है कंडरिया महादेव टेम्पल का वो शेर के समान बनाया गया है। तो चंदेला राजास ने ही उनको इस्टेब्लिश किया था। और चंदेला डायनेस्टी के फाउंडर थे नानुका। खजुराहो में इनका कैपिटल था, महोबा में। सोलंकी डायनेस्टी मूल राज थे, अनिलवाड़ में इसका कैपिटल था। कलचुरी डायनेस्टी कोकाल में, त्रिपुरा में। त्रिपुरी एक जगह है मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा से कंफ्यूज मत होइएगा इसको। तो ये कलचुरी डायनेस्टी का कैपिटल था। अब कलचुरी का मतलब क्या होता है, कलचुरी मतलब कल, अब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कलचुरी का मतलब ये दिया हुआ है, कल मतलब काला, काला मूंछ से इसका संदर्भ है, और चूरी मतलब छुरी, चाकू, नाइफ। तो ये ऐसा माना जाता था कि ये जो डायनेस्टी थी ये फेमस थी अपने मूंछों के लिए और अपने चाकुओं के लिए, तो इनको कलचुरी डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। खिलजी डायनेस्टी बाय जलालुद्दीन खिलजी इन दिल्ली। तुगलक डायनेस्टी बाय गयासुद्दीन तुगलक इन दिल्ली। सैयद डायनेस्टी बाय खिर्ज खान इन दिल्ली। लोधी डायनेस्टी बाय बलोच लोधी इन दिल्ली। ये सब स्लेव डायनेस्टी के पार्ट हैं। मामलुक डायनेस्टी भी इनको बोलते हैं। संगम डायनेस्टी, हरिहरा एंड बुक्का, ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट है। संगम, फिर सुलुवा, तुलुवा, आराविडू, ये चारों डायनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर के पार्ट है। तो संगम डायनेस्टी सबसे पहले आई, उसको स्टैब्लिश किया हरिहर बुक्का ने, विजयनगर एम्पायर। सुलुवा डायनेस्टी नरसिम्हा ने, विजयनगर एम्पायर। तुलुवा डायनेस्टी वीर नरसिम्हा ने, विजयनगर एम्पायर। आराविडू डायनेस्टी तिरुमला ने, पेनुकोंडा जो है इसका कैपिटल था। ये सारे इसके विजयनगर 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 और पेनुकोंडा कैपिटल, ठीक है। और इस डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन भी हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत रहा है। फॉर एग्जांपल एक कृष्णा फर्स्ट जो राजा था उसने एलोरा टेम्पल बनाया था। एलोरा में एक कैलाश नाथ टेम्पल बनवाया था, ठीक है। तो बहुत से और टेम्पल बनवाए थे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पापा वीडियो रेफर करिए। फिर बादामी डायनेस्टी, बहमानी डायनेस्टी, बादामी डायनेस्टी के मैंने बताया था बारे में, चालुक्य और बादामी, ठीक है। और वातापी भी बोलते थे उनको, कर्नाटका में उनका कैपिटल था। यहाँ पे बहामनी डायनेस्टी के बारे में लिखा गया। हसन गंगू इसका फाउंडर था। गुलबर्गा बिदार इसका कैपिटल था। आदिल शाही डायनेस्टी आदिल शाह ने इस्टेब्लिश किया था, बीजापुर में इसका कैपिटल था। निजाम शाही डायनेस्टी मलिक अहमद ने इस्टेब्लिश किया था, अहमदनगर में इसका कैपिटल था। इमाद शाही डायनेस्टी फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इस्टेब्लिश किया था, बेरार में इसका कैपिटल था। कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा फोर्ट तेलंगाना फेमस है इस डायनेस्टी के लिए। कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह भी इसको बोलते थे, इस्टेब्लिश किया था। गोलकुंडा इसकी जो थी वो कैपिटल थी। बरीद शाही डायनेस्टी आमिर अली बरीद ने बिदार में इस्टेब्लिश किया था। सरकी डायनेस्टी ये तुगलक के समय में डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। मलिक सरवर जो था इसने इस्टेब्लिश किया था जौनपुर में। तुगलक के समय में इनको मतलब बेसिकली इनको गवर्नर बनाया गया था और बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था अपने आप को। इनका संबंध सिरसा सूरी से भी था, आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मुगल डायनेस्टी बाबर ने इस्टेब्लिश की थी दिल्ली में। इनिशियली इनका कैपिटल आगरा था, बाद में दिल्ली हुआ। सिरसा शाहजहाँ ने शिफ्ट किया दिल्ली में, ठीक है। जब उसने रेड फोर्ट बनवा लिया था, उसके पहले सारा परिवार, सारा राजशाही परिवार आगरा फोर्ट में ही रहता था। फिर भोसले डायनेस्टी शिवाजी ने इस्टेब्लिश किया रायगढ़ में, ठीक। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क ने इस्टेब्लिश किया हैदराबाद में। निज़ाम उल मुल्क वही था जिसने फ़र्रुखसियार को मरवाया था महमूद शाह के साथ मिलके, तो इसको इंडिपेंडेंट स्टेट मिल गया था हैदराबाद में।
तोहफे के रूप में। कुछ टेम्पल्स के बारे में देख लेते हैं और जो डायनेस्टीज़ उनसे एसोसिएटेड थी उसके बारे में। खजुराहो टेम्पल्स मैंने बताया था आपको इनिशियली, इसके पहले ही शायद बताया था, बुंदेलखंड में पड़ता है ये, बुंदेलखंड रीजन में मध्य प्रदेश के। और इसको बुंदेल या चंदेल डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। छतरपुर मेनली डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो बुंदेलखंड रीजन में आता है, वहीं पड़ता है ये। कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा ने बनाया था एल्लोरा में, महाराष्ट्र में। अब मैंने बताया कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था इसको। एक कैलाश टेम्पल जो है महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स का भी पार्ट है, तो उसको अलग डायनेस्टी ने बनवाई थी, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एग्जाम में भी पूछेगा तो ये जरूर बताएगा कि कैलाश टेम्पल ऑफ बाई बिजन राष्ट्रकूटा एम्पायर ऑफ कर्नाटका, या फिर कैलाशनाथर टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। 1000 पिलर टेम्पल ये काकाटिया डायनेस्टी ने बनवाया था वारंगल में। रामप्पा टेम्पल काकाटिया डायनेस्टी ने बनवाया था वारंगल तेलंगाना में। अब रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला पिछले साल, ठीक है। और एक ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट है आपको मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेसिकली। 1000 पिलर टेम्पल इसका नाम है। एक टेम्पल है हजारा राम टेम्पल, वो है कर्नाटका में। ये है 1000 पिलर टेम्पल, ये है तेलंगाना में। एक हजार दुआरी पैलेस है जिसको, जो वेस्ट बंगाल में है। तो ये हजारा 1000, इस नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी पता चला हजारा पिलर टेम्पल आया तो आपको याद आया कर्नाटका, आपने कर्नाटका ऑप्शन टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट नाम याद रखिए। 1000 पिलर टेम्पल, ये 1000 पिलर की बात कर रहा है, ये तेलंगाना में है। फिर हजारा राम टेम्पल वो कर्नाटका में है। फिर हजार दुआरी पैलेस ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर बृहदेश्वर टेम्पल चोला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, तंजावुर में इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। फिर रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम कोस्टल टेम्पल, ये पल्लवा डायनेस्टी ने महाबलीपुरम में ये है, नरसिम्हन देव ने इसको बनवाया था। फिर कैलाशनाथ टेम्पल, देखिए कैलाशनाथ टेम्पल की मैं बात कर रहा था, इसको पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया था, कांचीपुरम में है ये, ठीक है। फिर दिलवारा टेम्पल, ये जैन टेम्पल है, सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था माउंट आबू में। हजारा राम टेम्पल, इसके बारे में मैंने बताया, विजयनगर एम्पायर ने बनवाया था, हम्पी में है कर्नाटका में। फिर उसके बाद वीरूपक्षा टेम्पल, वीरूपक्षा टेम्पल चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था, ये भी पट्टाडकल में है कर्नाटका में। सन टेम्पल सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था, मदिरा गुजरात में। अब देखिए चालुक्य डायनेस्टी से अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ मैं आपको, चालुक्य डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने अलग टेम्पल आर्किटेक्चर को इवॉल्व किया था बाय मिक्सिंग नगरा एंड जो आपका ये द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए थे जिसको इन्होंने नाम दिया था वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो वीरूपक्षा टेम्पल है ना पट्टाडकल का, या पट्टाडकल में जो भी मोनूमेंट चालुक्य डायनेस्टी द्वारा बनाए गए, ये वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। अमालगमेशन है जो नदन आर्किटेक्चर और सदर्न आर्किटेक्चर का। फिर उसके बाद मेजर टेम्पल जो वैष्णविज्म से रिलेटेड है उनके बारे में देख लेते हैं। जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में। फिर दशावतार टेम्पल है देवगढ़ में। अब दशावतार टेम्पल को गुप्ताज पीरियड में बनवाया गया था। विष्णु टेम्पल है तिगवान एमपी में। एक विष्णु टेम्पल और है ईरान एमपी में। ये ईरान, उस ईरान कंट्री से मत समझ लीजिएगा, यहाँ वो IRAN है, ये ERAN है, ठीक है। फिर एक द्वारकाधीश टेम्पल है, ये मथुरा में। एक द्वारकाधीश टेम्पल और है जो कि गुजरात द्वारिका में है, ठीक। फिर कुछ मेजर आर्कोलॉजी रिलेटेड टू सैविज्म देख लेते हैं। सैविज्म से रिलेटेड जो आर्कोलॉजी थी, लिंगराजा टेम्पल उड़ीसा भुवनेश्वर में। देखिए भुवनेश्वर या उड़ीसा में मैं बताऊँ आपको बहुत से टेम्पल्स हैं। लिंगराजा टेम्पल है, राजा रानी टेम्पल है, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल है, परशुरामेश्वरा टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल है, बहुत से टेम्पल हैं। फिर शिव टेम्पल है बर्मा बुमरा एमपी में, गुप्ता पीरियड में इसको बनवाया गया था। फिर पार्वती टेम्पल है नानचन कुथारा में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कैलाश टेम्पल है, कैलाश के बारे में मैंने बताया, कैलाशनाथ टेम्पल भी बोलते हैं इसको, कांचीपुरम में, जिसको पल्लवा ने बनवाया था, ठीक है। नरसिम्ह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, मैंने बताया था आपको नाम। फिर एक कैलाश टेम्पल जो है वो एल्लोरा मोनूमेंट्स में है। एल्लोरा इसको याद रखिएगा, ठीक है। एल्लोरा में है ये, राष्ट्रकूटाज ने बनवाया था और कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, मैंने बताया था आपको। कंडरिया महादेव टेम्पल, इसके बारे में पहले डिस्कस करा था, छतरपुर में है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स का पार्ट है एमपी में। फिर रुद्रमहाकाल और रुद्रमाल टेम्पल, ये गुजरात के जो रूलर थे जय सिंह सिद्धराज ने बनवाया था इसको, सिद्धराज इन काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। बृहदेश्वरा टेम्पल राजराज चोला ने बनवाया था इसको, तंजावुर में है ये। सोमनाथ टेम्पल काठियावाड़ में लोकेटेड है। नटराज टेम्पल ये चिदम्बरम में लोकेटेड है तमिलनाडु में। विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में लोकेटेड है। फिर विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में लोकेटेड है। विश्वनाथ टेम्पल आज ही होके आया हूँ मैं। फिर उसके बाद
कुछ मेजर टेम्पल्स देख लेते हैं जो कि शक्ति सेक्ट से रिलेटेड है। ये शक्त सेक्ट नहीं है, शक्ति सेक्ट, जो इसमें देवी की पूजा करते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी टेम्पल विंध्याचल में है। और 64 योगिनी टेम्पल भेड़ाघाट लमेटा घाट वाला रीजन आपने सुना ही होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है ये दोनों साइट। ये भेड़ाघाट वाले रीजन में है। पार्वती पार्वती टेम्पल ये नानचन कुथार में है, एमपी में। फिर कामाख्या देवी टेम्पल फिर ये आसाम में है। इसमें कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला, अब आप चौंक गए होंगे, कुंभ मेला यहाँ पे कैसे? कुंभ मेला लगता है वो ट्राइब्स का कुंभ मेला बोलते हैं, कुंभ मेला ऑफ ट्राइब्स। तो जो यहाँ पे मेला लगता है उसको बोलते हैं, और ये आसाम में है, ठीक है। फिर दक्षिणेश्वर टेम्पल विवेकानंद जी यहाँ से रिलेटेड थे। कलकत्ता टेम्पल ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। फिर कुछ टाउन्स देख लेते हैं, उनके फाउंडर्स देख लेते हैं, ठीक है। दत्तामित्री नाम का एक टाउन है जिसको डेमेत्रियस ने फाउंड किया था। मानखेत एक टाउन है अमोघ वर्षा ने। अभी अमोघ वर्षा वही कौन से साम्राज्य का है? राष्ट्रकूटा, ठीक है। परिहासपुर ये है, ललितादित्य ने इसको फाउंड किया था। अवंतीपुरा या सूर्यपुर, अवंती वर्मन ने इसको इस्टेब्लिश किया था। राजगृहा को इस्टेब्लिश किया था बिम्बिसार ने। पाटलिपुत्र को उदयन ने। श्रीनगर लालीपट्टनम को इस्टेब्लिश किया था अशोका ने। वेनाकटक को इस्टेब्लिश किया था गौतमीपुत्र पुलमई ने, जो कि ये सातवाहना डायनेस्टी से था। सिर सुख कनिष्कपुर को कनिष्का ने इस्टेब्लिश किया था। होविष्कपुर को इस्टेब्लिश किया था हुइष्का ने। चिद्दापुर कनकपुर को इस्टेब्लिश किया था दिद्दा ने। प्रतापपुर को इस्टेब्लिश किया था प्रतापादित्य ने। वतापी को इस्टेब्लिश किया था पुलकेशिन सेकंड ने। गंगई कुंडा चोलापुरम को इस्टेब्लिश किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। और प्राचीन नगर को इस्टेब्लिश किया था खारवेल ने। फिर रिवर्स कुछ देख लेते हैं और उनके लोकेटेड प्लेसेस, उस पे लोकेटेड प्लेसेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरी है ऑफ तापी एंड गिरना रिवर, ये इसके किनारे लोकेटेड है वहाल। फिर एक सरयू रिवर जिसको घाघरा रिवर भी बोलते हैं। घाघरा रिवर काली और करनाली के मेल से बनता है, और जब ये इंडिया में इंटर होता है घाघरा बोलते हैं। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सरयू, जिसके किनारे बसा हुआ है हमारा अयोध्या, राम जन्मभूमि। और ये इसके किनारे लोकेटेड है एक प्लेस जिसका नाम है नरहान। फिर चंद्रप्रभा जो है, इसके किनारे जो लोकेटेड इस प्लेस है वो है काकोरिया। वराच रिवर के किनारे नगरी। गंभीरी रिवर के किनारे चित्तौड़गढ़। कृष्णा रिवर के किनारे अमरावती। चंबल रिवर के किनारे नगदा। भीमा रिवर के किनारे चांदोली वल्की। मस्कारा रिवर के किनारे वडगांव। कुनवा रिवर के किनारे इमलिद। भीमा कृष्णा रिवर के किनारे सोरापुर दोआब। फिर स्वर्णमुखी रिवर के किनारे बुद्धित। गंगा के किनारे बहुत से टाउन हैं, चेचार, कुतुबपुर, झांसी, हेतापट्टी। फिर कावेरी के किनारे उरयूर है। उरयूर चोलास की इनिशियल कैपिटल थी, ठीक है। और फिर उसके बाद विश्वामित्र रिवर जो गुजरात में बहती है, बड़ोदरा इसका किनारे है। साबरमती के किनारे लंगनाज है। घोड़ के किनारे इनाम गांव है। साहिबी के किनारे जोधपुर है। वर्धा के किनारे वनवासी है। फिर शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। फिर अर्घनदाब के किनारे मुंडीगक है। बेलन नदी के किनारे मगधा है। ये मगधा लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। और ये बेलन नदी वही है जो कैमूर हिल से बहती है। कैमूर हिल आपको पता होगा, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, ठीक है, कैमूर हिल, और वहीं से बेलन नदी बहती है। फिर मालप्रभा जो है, मालप्रभा घाट प्रभा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है आप जरा बताइए तो? कृष्णा की है कि या गोदावरी की है? ये यहाँ पे पटाडकल है, ठीक। फिर इधर मैं बात कर रहा था, कहाँ तक मैंने बताया था? साबरमती, भोगाव, हरका, भीमा, ठीक है। भीमा नदी के किनारे जो है चांदोली है। मस्करा के किनारे वडगांव है। हरका नदी के किनारे गनवारी वाल है। हिरनया रिवर के किनारे प्रभासपुर है। साबरमती भोगाव के किनारे लोथल जो है, और हमारा हरप्पन साइट पोर्ट सिटी है ये, ठीक है। पूर्णभावा किनारे आपका भानगढ़ है। बोलन नदी के किनारे, ये बोलन नदी जो है, आप देखिए यहाँ पे ये बेलन नदी है, ठीक, ये बोलन नदी है, दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेलन नदी हमारे कैमूर हिल्स में बहती है। ये बोलन जो नदी है ये हम पाकिस्तान का पार्ट है, तो इसके किनारे मेहरगढ़ है। फिर सिद्धिकौर रिवर के किनारे सोतकाको है। फिर विंद्रा रिवर के किनारे बालाकोट है। ये तीनों रीजन पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। आप नहीं भी याद करेंगे तो नहीं चलेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। इंडस और पार्वती के किनारे पद्मावती है।
गंगा सोन गंडक घाघरा के किनारे चिरांद है। चिरांद बिहार में एक न्योलिथिक पीरियड का साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, खास करके बीपीएससी में। पिछले साल के पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बनास रिवर के किनारे आहाद है। फिर काली सिंधु के किनारे कलयात है, कायात भी बोलते हैं इसको। ताम्रपानी के किनारे अदिचनल्लूर है। फिर यहाँ पे कावेरी के किनारे जो है ये गंगईकोंडा चोलापुरम है। फिर सतलज के किनारे जोहियावार है। इंद्रानी किनारे भाजा है। फिर आगे चलते हैं, वेतरानी के किनारे अवंती है। फिर सिंधु रिवर के किनारे कोटदीजी है, अमरी है, मोहनजोदाड़ो, चानूजारो। ठीक है, ये सब सिंध पार्ट में है पाकिस्तान के। फिर नॉर्थ कोस्ट ऑफ नर्मदा महेश्वर है। सदर्न कोस्ट ऑफ नर्मदा नवदातोली नागल है। किम रिवर के किनारे भक्तराव है। फिर नर्मदा रिवर के किनारे भरूच है, हथनौर है, मेघम है, महादेव है, पिपरिया है। मादर रिवर के किनारे रोजाड़ी है। आमी और अनोमा राप्ती के किनारे सोगौरा है। फिर यहाँ पे इंद्रानी रिवर के किनारे भाजा है। काली के किनारे अतरंजी खेरा है। मंदाकिनी के किनारे गोलबैशान है। ये मंदाकिनी रिवर वही है जो अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसी के बाद फिर अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, किससे? भागीरथी से, और बनती है गंगा। फिर कुर्ताल्यार है, इसके किनारे बदमादौरा दुराई है। फिर दाउन रिवर जो है कृष्णा का पार्ट है, इसके किनारे बुधिहाल है। कुकुम्बर रिवर के किनारे बोरी है। गोमल रिवर के किनारे दराइस्लैम है, दराइस्लैम खान या रहमान धेरी। गंडक रिवर के किनारे वैशाली है। ठीक, फिर उसके बाद आमी रिवर या अनोमा राप्ती रिवर के किनारे आपका सोगौरा है। हन्ना किनारे किले गुल मोहम्मद है। बीना किनारे ईरान है। कोठारी बनास के किनारे बगोरा है। कोसल गंगा किनारे तोशाली है। ऋषिकुल्या के किनारे जाऊगढ़ है। कानवेना के किनारे आशिक नगर है। ठीक है, आशिक नगर। और फिर उसके बाद रूप नारायण के किनारे तामलुक है। तामलुक ताम्रलिप्ति भी बोलते हैं इसको। फिर विंध्यागिरी गंगा के किनारे चंद्र केतुहर है। फिर उसके बाद सतलज के किनारे जोहियावार है। फिर सतलज के किनारे रोपड़ भी है। फिर यहाँ पे झेलम के किनारे बुर्जवाहोम है। ऊपर मैंने बताया कश्मीर में आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। गुफकराल भी बोलते हैं इसको। बेलन के किनारे फिर ये जो हमारा कैमूर हिल वाला है कोल्डिहवा है। फिर बांस बेतवा के किनारे बेसनगर है। पलार रिवर के किनारे वशाव समुद्रा है। निरंजना रिवर के किनारे उर्वेला है। फिर निरंजना रिवर ये तमिलनाडु में है। फिर अचिरावती राप्ती के किनारे सरावती है, सरावस्ती। फिर हिरण्यावती के किनारे कुशीनगर है। गोदावरी के किनारे अशमक है। यमुना किनारे वत्स कोसाम्बी है, ये कोसाम्बी इलाहाबाद वाला रीजन। अक्सूस कोकचा के किनारे सोरतागई है। चेनाब के किनारे मांडा है। फिर दश्क रिवर के किनारे सुतकुंदोर है जो कि सिंध में पड़ता है। फिर मादर के किनारे रंगपुर है। तिरना किनारे तगारा है। अक्सुक के किनारे बैक्टीरिया है। तुंगभद्रा किनारे हल्लूर है। कर्मनाशा के किनारे किंग करना टीला है मिर्जापुर में, कर्मनाशा रिवर। खुर्दा रिवर के किनारे सेनुवारा है या सेनुवार भी बोलते हैं इसको। दामोदर के किनारे भीर बानपुर है। बानगंगा के किनारे गुलेर है। अजय के किनारे पांडु राजा दिब्बी है। ये यहाँ पे बुंदा बलंगा के किनारे कुलियाना है। फिर जुरे के किनारे ज्वालापुरम है। सरयू के किनारे खैराडी है। मनहर मनसर के किनारे धौलावीरा है। रंगोई के किनारे बनावली है। फिर यहाँ पे दश्क रिवर के किनारे सातकुंद, और मैंने बताया सिंध में हिंडोन रिवर के किनारे आलमगीरपुर है। परवारा रिवर के किनारे दियामाबाद वेशावा है, नेवेशा। रावी के किनारे हरप्पा है। सरवती किनारे कालीबंगन है। काफ़ी हेक्टिक था बट आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा तब आप याद कर सकते हैं इसको। फिर मेजर साइट्स और उसके एक्सकावेटर्स देख लेते हैं। कुजई को एक्सकावेट किया था बीके थापर ने। ठीक है, फिर बिसौली, सिरंगवेरपुर और बीरभानपुर को एक्सकावेट किया था बीबी लाल ने। भीमबेटका को एक्सकावेट किया था विष्णुधर वनक्कर ने। फिर छाऊपानी मांडो को वीडी मिश्रा ने। बगोर को जी आर शर्मा एंड जेडी क्लार्क ने। हुलास को के एन दीक्षित ने। फिर जखेड़ा को एम एन शाही ने। कौशाम्बी को जी आर शर्मा ने। जी आर शर्मा यहाँ दो हो गए, एक जी आर शर्मा ने कौशाम्बी को और बगोर को भी एक्सकावेट किया था। बारा, रोपर और आलमगीर को वाई डी शर्मा ने एक्सकावेट किया था। अतरंजी खेड़ा को आर सी गौर ने। वतगाल को देवराजा
एंड जिम शेफर ने एक्सकावेट किया था। दो अलग अलग लोग हैं, एक साइट को एक्सकावेट किया था अलग अलग टाइम पे। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वर को आरसी अग्रवाल ने एक्सकावेट किया था। गुफकराल को ए के शर्मा ने एक्सकावेट किया था। दियामाबाद को एस ए साली ने। ब्रह्मगिरी अरिकामेड़ू को एक्सकावेट किया था मार्टिमर व्हीलर ने। नरहान को एक्सकावेट किया था पुरुषोत्तम सिंह ने। चिरकी को एक्सकावेट किया था गुदरून कार्निक्स ने। धलेवा को एक्सकावेट किया था मधुबाला ने। ठीक है, फिर जालीपुर या जलीलपुर को एक्सकावेट किया था राफिक मुगल ने। सरायखोला को एक्सकावेट किया था एम ए हलीम ने।